नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 641 4 हिमखंड। लिन शिंटोव द्वारा बाधा डालने पर फेंगिंग क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसे इसमें मजा आया। वह ये बात तो भूल सकता था कि वह ही यून का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यह महिला कौन थी? उसकी इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? इस साल अचानक प्रकट हुई यून, जिसने अपनी अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था, पहले से ही उत्सुकता जगा रही थी। क्या उनके सामने खड़ी महिला भी कोई अद्वितीय प्रतिभा की धनी हो सकती है? यदि दुनिया में इतनी सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं तो प्रतिभाएं दुर्लभ नहीं रह जाएंगी। फेंगिंग ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, आज कौन सा दिन है? इतने सारे लोग खुद को अजेय क्यों समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु शब्द किस तरह लिखा गया है ताकि आप में से बहुतों को इससे दूर रखा जा सके? शेजी भी हंस पड़ी। छोटी बच्ची, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम 20 साल की भी हो? वे दोनों एक ही लिंग के थे, लेकिन शेजी 3 जन्म जी चुकी थी, इसलिए उसकी नजरों में लिन शिंटोग अभी एक छोटी बच्ची ही थी। एक जूनियर लड़की का अमर व्यक्ति जैसा व्यवहार करना और तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं जैसी बातें कहना बेहद हास्यास्पद था। आज मेरी बड़ी बहन तुम्हें सिखाएगी कि दुनिया कितनी बड़ी है और सच्ची ताकत क्या होती है। शेजी ने जोर से चीख मारी और अचानक हमला कर दिया। उसकी आकृति धुंधली हो गई और वह 3 अलग अलग रूपों में विभाजित हो गई, जिन्होंने 3 अलग अलग कोनों से लिन शिंटोग पर हमला किया। उसी समय शेजी के पीछे एक विशालकाय नीले रंग का सांप प्रकट हुआ। यह उसका एस्पेक्ट टोटेम था और वह लिन शिंटोग को काटने के लिए अपने जबड़े खोल रहा था। लिन शिंटोग शेजी के प्रति शांत और उदासीन दिखाई दी। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का भय प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने बस सहजता से अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार को हल्के से छुआ। उसके द्वारा की गई हर बार की थपकी के परिणामस्वरूप तलवार की नोक पर एक सफेद बर्फ का टुकड़ा दिखाई देता था। लिन शिंटोग ने कुल 4 बार ऐसा किया और 4 बर्फ के टुकड़े बनाए। शुरुआत से अंत तक उसने किसी भी प्रकार की तीव्र युवांची ऊर्जा उत्सर्जित नहीं की। वह शांत और स्थिर थी, मानो वह अपनी तलवार नहीं चला रही हो, बल्कि किसी अदृश्य कपड़े पर ब्रश से सफेद बेर बना रही हो। ऐसा कदम, शेजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पीछे मौजूद विशालकाय नीले रंग के सांप ने जहरीली धुंध उगली और उसी समय तीनों शेजी ने एक साथ हमला कर दिया। उनमें से एक के हाथ में तलवार थी, दूसरे के हाथ में भाला, जबकि तीसरे के हाथ में एमी खंजर थे। तीनों अलग अलग हथियारों ने यह भी साबित कर दिया कि शेजी द्वारा बनाई गई आकृतियां परछाई नहीं थी। वे वास्तविक अवतार थे। यह मार्शल एलायंस के खजाने से प्राप्त उच्च श्रेणी की दिव्य तकनीकों में से एक थी। युआनची को संघनित करके एक अस्थायी अवतार बनाया गया था जो उसकी लड़ाइयों में सहायता कर सकता था। युआनची ने सीटी बजाए और वे आपस में मिलकर एक बड़ा जाल बुनने लगे। वह तलवार की ऊर्जा और ब्लेड बीम का उपयोग करके लिन शिंटोग द्वारा बनाए गए 4 बर्फ के टुकड़ों को पूरी तरह से चकनाचूर करने की योजना बना रही थी। लेकिन जब सुंदर लेकिन कमजोर दिखने वाले हिमखंड तलवार की ऊर्जा और ब्लेड की किरणों से टकराए तो अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। चारों हिमखंडों में अलग अलग दिव्य मार्ग के नियम समाहित थे। हिमखंडों की संरचना आपस में जुड़कर एक सरणी पैटर्न बनाती थी। वे 4 हिमखंड एक लघु श्रृंखला के समान थे। उनमें शुद्ध यीन और जल तत्वीय नियमों का संघनन समाहित था। वे न केवल अत्यंत यीन और शीतल थे, बल्कि अत्यंत भारी भी थे। ऐसा लग रहा था मानो 4 लाख हिम पर्वतों को एक बिंदु पर संकुचित कर दिया गया हो। का शेजी की तलवार की ऊर्जा और ब्लेड की किरणें अपनी जगह पर जम गईं और बर्फ के क्रिस्टल में बदल गईं। और शेजी के पीछे विशालकाय नीले सांप द्वारा उगली गई जहरीली धुंध भी जमकर सफेद बर्फ की लहर में बदल गई। बर्फ की आभा तेजी से आगे बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। शेजी बेहद घबरा गई। इस समय उसे पता चल गया था कि वह इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने जबरदस्ती अपना हमला रोक दिया और पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि लगातार बढ़ती हुई बर्फीली आभा एक कीड़े की तरह उससे चिपकी हुई थी, जिसे हटाना असंभव था। 4 हिमखंडों में से 3 शेजी की 3 आकृतियों पर गिरे और अंतिम हिमखंड शेजी के पीछे स्थित विशालकाय सांप पर गिरा। तभी लोगों को पता चला कि लिन शिंटोग ने 4 बर्फ के टुकड़े क्यों प्रकट किए थे। ये 3 शेजेस और उसके एस्पेक्ट टोटेम के लिए तैयार किए गए थे। इसमें जरा भी अतिरिक्त कुछ नहीं था जो उसके पूर्ण आत्मविश्वास को दर्शाता था। पा बर्फ के टुकड़े जैसे ही आपस में टकराए, असीम हिम ऊर्जा का विस्फोट हुआ और बर्फ बन गई। शेजी के 2 युआन क्यूई अवतार सीधे जम गए और धीरे धीरे पाले की बर्फ के भीतर युआन क्यूई बर्फ के क्रिस्टल में विलीन हो गए। उसका एस्पेक्ट टोटेम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। बर्फ में सील होते ही वह तुरंत बिखर गया। शेजी का चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से कराह उठी। हालांकि योद्धा बिखरने के बाद एस्पेक्ट टोटेम को दोबारा प्रकट कर सकते थे, लेकिन उन्हें इसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक आघात झेलना पड़ता था, जिससे उनकी आत्मा को चोट पहुंचती थी। लेकिन अब यह एक मामूली प्रतिक्रिया जितनी तुच्छ बात नहीं थी। लिन शिंटोग का अंतिम बर्फ का क्रिस्टल पहले ही शेजी के शरीर के सामने पहुंच चुका था। सावधान, शेजी के पीछे खड़े फेंगिंग को एहसास हुआ कि शेजी हारने वाला है, इसलिए वह आगे बढ़ा। एक झटके में उसने अपना तह करने वाला पंखा खोला और पंखे के एक तरफ ढेर सारी फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। उसने हाथ के एक झटके से सारी पंखुड़ियां बिखेर दी। फूल की पंखुड़ियां हवा में तेज धार वाले ब्लेड की तरह घूम रही थीं। इसने पाले की ऊर्जा को चीरते हुए बर्फ के क्रिस्टलों को चकनाचूर कर दिया। एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। उस शक्तिशाली विस्फोट में बर्फ के टुकड़े बिखर गए और उनके भीतर संघनित सारी हिम ऊर्जा बाहर निकल आई। बर्फ की एक डिस्क चारों दिशाओं में तेजी से निकली।
फेंगिंग ने अपने फोल्डिंग पंखे से उसे रोका, जबकि शेजी ने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी युवांची ऊर्जा का संचार किया। हालांकि चारों दिशाओं में बिखरी बर्फ की डिस्क में अत्यधिक ऊर्जा थी। उसका एक हिस्सा शेजी और फेंगिंग की सुरक्षात्मक युवांची को भेद गया। पेंग, उनकी सुरक्षात्मक युवांची शक्ति बिखर गई और वे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। वे चोटों से ग्रस्त थे और उनसे लगातार खून बह रहा था। उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई और उनकी साधना के स्तर को देखते हुए वे खून बहना जल्दी रोक सके, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने 4 साधारण बर्फ के टुकड़ों द्वारा पीछे धकेल दिया जाना बहुत अपमानजनक था। वे सभी बेहद स्वाभिमानी लोग थे और स्वर्गीय दाव संघ में उच्च पदों पर आसीन थे। कई कुलीन मानव उन्हें आदर और आदर्श मानते थे, लेकिन आज उनकी इतनी बुरी हार हुई थी। भला वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? वह इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये लड़की कौन है? शेजी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले एक ही यून था जो हर चीज में विजयी था, लेकिन अब एक महिला जो देखने में फूलदान जैसी लगती थी, जिसे वह साधना साथी के रूप में अपने साथ रखता था, वह भी इतनी शक्तिशाली हो गई है। सफेद वस्त्र धारण की हुई महिला की ताकत ये यून से बहुत कम नहीं थी। इस दुनिया में क्या हो रहा था? इतने शक्तिशाली और अनसुने राक्षस अचानक कैसे प्रकट हो सकते थे? क्योंकि तुम वहां खड़े होकर क्यों देख रही हो? एक साथ हमला करो, शेजी ने चिढ़कर कहा। क्योंकि अभी भी सदमे में था। शेजी की बातें सुनकर वह तुरंत दुविधा में पड़ गया। जियांग शियाओरू द्वारा पहुंचाई गई आंतरिक चोटों से वह अभी तक उबर नहीं पाया था। वह भले ही लोमड़ी की तरह चालाकी से बाघ का रूप धारण कर ले, लेकिन अगर सचमुच उसका सामना ऐसे राक्षस से होता तो वह उससे लड़ने में पूरी तरह असमर्थ था। और आप सभी होश में आओ और जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाओ, शेजी ने हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। हालांकि इस आग्रह के कारण हेवनली ब्लड यूनियन के काफी सदस्यों ने अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गए। युद्ध से पहले ही उन्हें भय का अनुभव हो रहा था। लिन शिंटो के 4 हिमकणों में समाहित शक्ति को देखकर वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। यह महिला अद्भुत थी, उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। उन्हें इस बात का शुक्र था कि उन्होंने लापरवाही से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, वरना शायद वे अब तक लाश बन चुके होते। बर्फ के क्रिस्टल शेजी और फेंगिंग को भी घायल कर सकते थे, इसलिए अगर वे उन पर गिरे होते तो वे निश्चित रूप से जलकर राख हो गए होते। अध्याय 642 देवताओं का रक्त। यह दृश्य देखकर फेंगिंग ने भौहें चढ़ा ली। लाभ की बात आने पर तो ये निकम्मे लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते थे, लेकिन अब थोड़ी सी भी मुसीबत आने पर पीछे हटने लगे। हालांकि फेंगिंग को अच्छी तरह पता था कि हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों पर उम्मीदें टिकाना व्यर्थ था। वे सफेद वस्त्रधारी महिला का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। यह महिला कौन है? तियान युआन की दुनिया में ऐसी कोई कैसे हो सकती है? शेजी की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसके सामने खड़ी महिला सफेद वस्त्र पहने थी और अपनी तलवार के साथ वह स्वर्ग से उतरी किसी अजय परी जैसी लग रही थी। उसकी सादगी और शालीनता, साथ ही पुनर्जन्म न होते हुए भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होने के कारण शेजी ईर्ष्या से भर उठी। वह तुरंत लिन शिंटो को नष्ट करने के लिए व्याकुल थी। उस महिला के यहाँ रहते हुए हमारे लिए जियांग शियाओरू को हराना शायद नामुमकिन है। 6 पुनर्जन्म लेने वाले और 100 स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य संभवतः सफेद वस्त्रधारी महिला और 50 से कुछ अधिक निर्जन जाति के अभिजात वर्ग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिन शिंटो के पीछे जियांग शियाओरू खून जैसे लाल रंग की पोशाक में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होठों के कोने पर लाल रंग का एक धब्बा था। वह किसी भयानक आत्मा मकबरे में खिले खूबसूरत फूल जैसी लग रही थी। यह दृश्य दुखद होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी था। जियांग शियाओरू ने लिन शिंटो की पीठ को देखते हुए हड्डी की छड़ी के सहारे खुद को संभाला। वह जान की बाजी लगाने को तैयार थी। उसे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मौत के मुंह से लौटते समय एक जोड़ा उसकी जान बचाएगा। वे दोनों अद्भुत लोग थे, मानो इंसानों के बीच एक अजगर और एक फीनिक्स हो। जियांग शियाओरू सामने खड़ी लिन शिंटो को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने धनुष लिए उस युवक को देखा तो उसे किसी कारणवश एक अजीब सी परिचितता का एहसास हुआ। उसे याद करने में काफी समय लगा, लेकिन धनुष धारण किए हुए युवक की आभा उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत अपरिचित थी। उसकी स्मृति में मौजूद आभा से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। आप कौन है? क्या मैं आप दोनों को जानती हूँ? जियांग शियाओरू ने आवाज संचार के माध्यम से पूछा। पवित्र आत्मा की शक्ति का 2 बार उपयोग करने के बाद वह पहले से ही बहुत थकी हुई और घायल थी, लेकिन फिर भी वह शांत बनी रही। लिन शिंटोग ने आह भरी। जब वह क्लाउड वाइल्डनेस में यून से मिली थी तब जियांग शियाओरू क्लाउड वाइल्डनेस की एक साधारण लड़की थी, लेकिन अब जियांग शियाओरू पहले से कहीं अधिक सुंदर होती जा रही थी और उसमें पहले से ही एक निर्जन रानी का आभास होने लगा था। ऐसी अद्वितीय महिला को कला की एक परिपूर्ण कृति माना जा सकता है। दुर्भाग्यवश ब्लड मून ने उसके साथ एक शिकार जैसा व्यवहार किया था। ऐसा लग रहा था मानो इतनी परिपूर्ण और अमूल्य महिला का सिर काटकर उसकी हत्या करना उनके लिए सबसे बड़ा आनंद और उपलब्धि थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम खुद उससे सुनो। लिन शिंटो की कोमल आवाज जियांग शियाओरू के कानों में पड़ी। क्या तुम उसे यह कहते हुए सुन सकते हो? इन शब्दों ने जियांग शियाओरू के इस विश्वास को पुष्ट किया कि वह धनुष चलाने वाले इस युवक को जानती थी। ये हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग शियाओरू के मन में एक विचार आया और इसी विचार के कारण एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया। जियांग शियाओरू ने ये यून को गौर से देखा। उसका रूप रंग और व्यक्तित्व बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सीमो 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 ... जब लिन शिंटो पुनर्जन्म लेने वालों से लड़ रही थी तब झुलोग सीलबंद जादू के दायरे में खड़ा रहा और ठंडे भाव से यून को देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो पास में चल रहे भीषण युद्ध से उसका कोई लेना देना ही न हो। बाहर कई लोग झुलोंग और यून को देख रहे थे। उन दोनों के बीच की लड़ाई का नतीजा बेहद महत्वपूर्ण था।
अगर जुलॉन, यी यून और उस सफेद कपड़े वाली महिला की संयुक्त शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता तो इन हेवनली ब्लड यूनियन सदस्यों के लिए इनाम मिलना मायने नहीं रखता। बात सिर्फ उनके यहाँ से जिंदा निकलने की थी। ये लोग कई वर्षों से हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल थे और ये तथ्य कि जुलॉन अत्यंत शक्तिशाली था उनके दिलों में गहराई से बैठा हुआ था, लेकिन किसी ने भी जुलॉन को पहले लड़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। तुम बहुत अच्छे हो, जुलॉन ने अचानक ये शब्द कहे जिससे किसी को भी उसके विचारों का अंदाजा नहीं हो सका। तुमने जानबूझकर स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने की साजिश रची, अंदर मौजूद संसाधनों के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय दाव संघ को नष्ट करने के लिए, है ना? जुलॉन के शब्द घाटी में गूंज उठे। ये सुनकर हेवनली ब्लड यूनियन के कई सदस्य भय से कांप उठे। उनमें से कुछ ने इस बात पर पहले ही विचार कर लिया था। जियांग यीदाओ, जो लगभग उनकी ही उम्र का था, वास्तव में मार्शल एलायंस के खिलाफ साजिश रच रहा था। इसे अंजाम देने के लिए कितनी महत्वाकांक्षा और ताकत की जरूरत होगी। कुछ लोगों को तो यह भी संदेह था कि जियांग यीदाओ एक युवक भी नहीं था, वरना यह बहुत ही भयावह होता। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह कोई सोची समझी साजिश थी। तुम में से किसी पुनर्जन्म लेने वाले ने ही पहल करके मुझे स्वर्गीय दाव संघ में आमंत्रित किया था, इसलिए मैं बस एक चाल का जवाब दूसरी चाल से दे रहा था। ये यून ने व्यंग्यपूर्वक कहा। अब और बकवास करने की जरूरत नहीं है, अब अपनी चाल चलो। गोंगसुन होंग मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही ये यून ने ये कहा, उसके शरीर से हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। उसका मूल रूप से ब्लड मून के साथ झगड़ा था और जब उसने इतने वर्षों में पहली बार जियांग शियाओरू को देखा तो ये उनका दिल जैसे छलनी हो गया था। जियांग शियाओरू ब्लड मून के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपने रक्तसार को जलाना पड़ा था। तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जरूर जीत जाओगे? जुलोंग ने सिर हिलाया और उसकी उंगलियां हल्के से थपथपाने लगी। शून्य में अंतरिक्ष में हलचल होने लगी और जुलोंग की हथेली के ठीक ऊपर हवा में से एक पारदर्शी क्रिस्टल प्रकट हुआ। ये क्रिस्टल चमकदार था और क्रिस्टल के ठीक बीच में एक गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ बंद था। ये खून की एक बूंद थी। खून की वह बूंद बेहद भारी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें स्पंदन हो रहा हो, जिसके कारण क्रिस्टल का केंद्र हल्का हल्का धड़क रहा था। यहाँ तक कि उसके चारों ओर की प्रकाश किरणें भी खून की उस बूंद के कारण थोड़ी विकृत हो गई थी। वह खून, उद्धरण चिन्ह। ये यून की भौहें तन गईं। वह रक्त से निकलने वाली अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था और वह थोड़ा विचलित भी महसूस कर रहा था। जुलोन ने खून की बूंद को निहारते हुए क्रिस्टल को अपने सिर के ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था मानो वह खून की बूंद से सम्मोहित हो गया हो। वह बुदबुदाने लगा, मैं कई वर्षों से जी रहा हूँ। मैं पहली पीढ़ी का रक्तचंद्र हूँ। दानव शिष्यों की शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित होती है। आप सभी के लिए पहली पीढ़ी के रक्तचंद्र किसी देवता से कम नहीं है। देवता, इस तरह का संबोधन सुनकर ये यून ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जुलोन ने ये यून के व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए अपनी उंगली से क्रिस्टल को धीरे से छुआ और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। यह देवताओं का रक्त है। यह इस दुनिया की सबसे कीमती दिव्य वस्तु है। इसकी केवल 4 बूंदें ही बची हैं और संयोग से एक मेरे पास है। देवताओं का रक्त। ये यून का दिल कांप उठा। उसे स्वाभाविक रूप से देवताओं के रक्त के बारे में याद आया, जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आने पर देव अंत्येष्टि से प्रकट हुआ था। कुछ लोगों का अनुमान था कि यह विनाश का रक्त था जो देव अंत्येष्टि में स्थित विशाल विनाश की आंख से निकला था। तियान युआन जगत में कई गुट विनाश के रक्त के लिए हो कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप छोटे छोटे संप्रदायों का विनाश हुआ और नदियों की तरह खून बहने लगा। ये यून ने सोल टूम में आने से ठीक पहले ब्लड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ खबरें भी सुनी थी। अफवाहों या खून के स्रोत की परवाह किए बिना सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यून इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि खून की उस बूंद से आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। उसी समय जुलोन के नियंत्रण में खून की एक बूंद उसकी भौहों के बीचों बीच तैरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह खून की बूंद को अपने अंदर समाहित करने ही वाला हो। ये यून की आंखों में चमक आ गई। अंधेरे आकाश में एक तेज किरण हजारों फीट की दूरी तय करते हुए जुलोन के सिर की ओर बढ़ी। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि जुलोन को सजीव खून की बूंद को सफलतापूर्वक अवशोषित कर ले। जुलोन ने कृपान के वार को रोकने के लिए केवल अपना हाथ उठाया। उसके पहने हुए काले दस्ताने काली चमक से जगमगा रहे थे। इसके बाद जुलोन ने एक हाथ से ही उनके तलवार के वार को रोक लिया। उन दोनों की आभा भयावह थी और उनमें हत्या का इरादा चरम पर था। बूम! ये यून की तलवार जुलोन के हाथ से टकरा गई। चांदी की रोशनी बिखर गई और काली रोशनी झिलमिला उठी। यहाँ तक कि सीलबंद जादू भी युआनची के टकराव को पूरी तरह से रोक नहीं सका। आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। जुलोन किसी तरह कृपान के वार को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही टूटी हुई कृपान की किरण गायब हुई, जुलोन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जियांग यीदाओ ने पलक झपकते ही 1000 फीट की दूरी तय कर ली और वह उसके सामने प्रकट हो गया। उसके पहले तलवार के वार की गति पूरी तरह खत्म होने से पहले ही उसका दूसरा तलवार का वार उस तक पहुंच चुका था। मौत को दावत दे रहे हो? जुलोन दहाड़ा। उस पर वार करने वाली तलवार की किरण पहली किरण की तुलना में 10 गुना अधिक चकाचौंध करने वाली थी। ये यून का शरीर तलवार की किरण के बीच में था। उसने कोई बचाव नहीं किया। उसने बस आक्रामक रूप से आगे बढ़ना जारी रखा, अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए। सत्य की तलवार। बिना किसी परवाह के आगे बढ़ने वाले आक्रामक हमले में खामियां हो सकती हैं, लेकिन अगर तलवार तेज और शक्तिशाली हो तो खामियां नहीं रह जाएंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंदी को जवाबी हमला करने से पहले तलवार के वार को रोकना पड़ता था। तलवार की किरण ने घाटी को रोशन कर दिया। आकाश में छाए काले बादल तलवार की ऊर्जा से चीर उठे, जिससे चमकीला नीला आकाश प्रकट हुआ। इस समय काफी संख्या में लोग जियांग यीदाओ के नाम की उत्पत्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए।
दूसरों को मारते समय उसे कभी भी दूसरी बार तलवार से हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले किसी ने नहीं देखा था कि अगर जियांग यीदाओ दूसरा हमला करता है तो क्या होगा। लेकिन अब झुलॉन के खिलाफ जियांग यीदाओ ने तलवार से दूसरा और तीसरा वार किया। अध्याय 643 विलय। ये यून का हर हमला पिछले हमले से ज्यादा शक्तिशाली था। बमबारी उमड़ती लहरों की तरह थी, जिसके परिणामस्वरूप आसमान में छाए सभी काले बादल छट गए। चारों ओर घातक इरादे से भरी सुनहरी किरणें चमक रही थीं। जैसे जैसे यी यून ने अपने तीक्ष्ण हमलों की बौछार जारी रखी, उसकी पुतलियां सुई जैसी ऊर्ध्वाधर दरारों में सिकुड़ गईं। उसने हवा में तैरती हुई लालिमा के एक विशेष बिंदु पर निशाना साधा, जो खून की एक बूंद थी। शुद्ध यांग ऊर्जा के विस्फोट के साथ यी यून ने खून की लाल बूंद पर निशाना साधा और उस पर वार किया। डिंग, एक तीखी चटकने की आवाज गूंजी, मानो अंतरिक्ष ही चकनाचूर हो गया हो। हालांकि ये यून ये देखकर हैरान रह गया कि वह खून की बूंद को अलग करने में कामयाब नहीं हुआ। ये यून ने खून की बूंद को थोड़ा बदलते हुए देखा, फिर वह सामान्य आकार में लौट आए। उसे उस खून की बूंद के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का एहसास हुआ। उसने केवल उस सुरक्षा कवच पर प्रहार किया था जो खून की बूंद की रक्षा कर रहा था। जब ऊर्जा को एक निश्चित सीमा तक संपीड़ित किया जाता है तो यह एक बल क्षेत्र उत्पन्न करती है, और यही वह बल क्षेत्र था जिसे ये यून अलग करने में विफल रही। देवताओं का रक्त मेरी पहुंच में है, फिर भी आपको लगता है कि इस तरह की विधि का उपयोग करके आप मुझे रक्त की बूंद में विलीन होने से रोक सकते हैं। कितनी भोली सोच है। उद्धरण चिन्ह। उंगलियों के एक झटके से खून की लाल बूंद झुलों की भौहों के बीचों बीच जा गिरी। ची ची ची, भयंकर आग की गड़गड़ाहट गूंज उठी। खून की बूंद के संपर्क में आते ही झुलों के माथे की त्वचा तेजी से गलने लगी। जैसे ही खून की बूंद पूरी तरह से उसके माथे में समा गई, झुलों के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगी। धमाका। झुलों की भौहों के बीच से चारों दिशाओं में एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ। सीलबंद जादू भी बुरी तरह कांपने लगा और ये यून पीछे हट गई। ये यून झुलों की भौहों के बीच से लाल रक्त के निशान जाले की तरह फैलते हुए देख सकता था। जब उसका शरीर रक्त की उन धाराओं से मिल गया तो वह धीरे धीरे लाल होने लगा और चमकने लगा, मानो वह आग की लपटों में जल रहा हो। झुलों के शरीर पर अचानक गहरे लाल रंग की लपटें छा गईं और वह एक विशालकाय राक्षस की तरह दहाड़ उठा। ध्वनि तरंगे गोलाकार रूप में बाहर की ओर फैल गईं, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं। इस झटके से धरती की परतें ऊपर उठ गईं और धूल की लहरें उठती हुई आसमान में फैल गईं। एक के बाद एक लहरें आसमान में उठती गईं और पहाड़ों को हिलाते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती चली गईं। जब आघात की लहर आसपास के मनुष्यों और निर्जन जाति के योद्धाओं से गुजरी तो उन्होंने अपने अंगों में अफरा तफरी मची हुई महसूस की। जिन लोगों का साधना स्तर कम था वे तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके कानों से खून बह रहा था। हालांकि ध्वनि तरंग से लगी चोटों के कारण जमीन पर गिर पड़े वे योद्धा दुखी नहीं थे, बल्कि वे अत्यधिक प्रसन्न थे। युवा मास्टर झुलोंग ने आखिरकार अपनी असली ताकत दिखा दी। झुलोंग, जो हमेशा अपनी शक्ति को छिपाकर रखता था, अपनी ताकत के लिए मशहूर था, इसलिए उसकी असली ताकत को देखना और समझना एक अद्भुत अनुभव था। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का वह रक्त शाश्वत भंवर में विनाश की आंख द्वारा बहाया गया रक्त है। विनाश की वह आंख संपूर्ण देव समाधि में व्याप्त है। ये कल्पना से परे है कि वह किस प्रकार की सत्ता है। युवा गुरु झुलोंग की शक्ति तो पहले से ही अथाह थी, और अब देवताओं के रक्त में विलीन हो जाने के बाद संभवतः उन्हें विनाश की आंख से ऊर्जा का एक अंश प्राप्त हो गया होगा। भले ही वह ऊर्जा का एक छोटा सा अंश ही क्यों न हो, विनाश की आंख जैसी शक्ति से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। काफी समय हो गया है जब मैंने इस तरह की ताकत का अनुभव किया है। झुलोंग ने अपने हाथों को देखा। उसके शरीर पर खून की धारियां उसकी कलाई की ओर बढ़ती जा रही थीं और उसके काले दस्तानों में समा रही थीं। दस्तानों की 10 उंगलियों के सिरों पर लंबे लंबे पंजे निकले हुए थे, जो ठंडेपन से जमे हुए थे। कितनी पुरानी यादें। झुलोंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। देवताओं के रक्त में विलीन होने के बाद उसकी आवाज गहरी और भारी हो गई। उसके हर शब्द की गूंज सुनाई दे रही थी। सबसे पहले झुलोंग ने ये कहते ही उसके अंदर हत्या का तीव्र इरादा जागृत हुआ और उसने अचानक अपनी हथेली से वार किया। स्विश। झुलोंग की हथेली से अर्धचंद्राकार ऊर्जा ब्लेड निकला। ऐसा लगा मानो वह आकाश को चीर रहा हो, लेकिन उसका निशाना न तो यी यून था, न ही लिन शिंटोग, बल्कि तीसरा इंस्पेक्टर था, जो वही नकाबपोश व्यक्ति था जिसे यी यून नियंत्रित कर रहा था। यी यून की चेतना नकाबपोश व्यक्ति के आत्मा सागर के भीतर थी। जब उसने अर्धचंद्राकार ऊर्जा ब्लेड को अपनी ओर आते देखा तो वह तुरंत गंभीर हो गया और अपने अवतार को नियंत्रित करते हुए तेजी से पीछे हट गया। हालांकि झुलोंग का हमला बहुत तेज था। ऊर्जा ब्लेड में भयानक जानलेवा इरादा समाहित था जो पूरी तरह से नकाबपोश व्यक्ति पर केंद्रित था। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह केवल बलपूर्वक उस हमले को सहन कर सकता था। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना हाथ पलटा और अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक सफेद हड्डी वाली दरांती निकाली। इससे पहले कि वह अपनी दरांती से वार कर पाता, वह झुलोंग के ऊर्जा ब्लेड से टकरा गई। धमाका। भूकंप के जोरदार झटके से नकाबपोश व्यक्ति पीछे की ओर उड़कर जा गिरा। ऊर्जा ब्लेड की नोक के जमीन से टकराने के स्थान से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे एक विशाल खाई खुल गई। धमाका। नकाबपोश व्यक्ति अर्धचंद्राकार ऊर्जा ब्लेड के साथ पहाड़ की ढलान से टकरा गया। विस्फोट के प्रभाव से चट्टान के टुकड़े और हिमस्खलन पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़क गए। नकाबपोश व्यक्ति की भुजाएं टूट गईं, जबकि उसके हाथ में मौजूद सफेद हड्डियों से बनी दरांती 2 टुकड़ों में बिखर गई। उस अनियंत्रित ऊर्जा ने उसके शरीर में एक भयानक झटका दिया। उसकी कई पसलियां टूट गईं। उसका नकाब भी गिर गया, जिससे उसका क्षत विक्षत खून से लथपथ चेहरा सामने आ गया। शेन तू नानतियान का शरीर उत्तम दर्जे का नहीं था। शेन तू नानतियान की मृत्यु के बाद पहले उस पर यिन प्रेत का साया पड़ा, फिर उस पर बुरी ऊर्जा का कब्जा हो गया।
अपने पिछले सभी युद्धों में लगी चोटों के कारण उसका शरीर पहले से ही जर्जर हो चुका था। अब जुलोंग के घातक प्रहार से शरीर आंतरिक रूप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वह पूरी तरह से अपंग हो गया था। नकाबपोश व्यक्ति के आत्मा सागर में यही उनकी विखंडित चेतना अभी भी मौजूद थी। वह नकाबपोश व्यक्ति के आत्मा सागर में छिपी दुष्ट ऊर्जा को क्रोध से गुर्राते और दहाड़ते हुए महसूस कर सकता था। यद्यपि उस दुष्ट ऊर्जा में बुद्धि नहीं थी, फिर भी उसमें सहज प्रवृत्ति थी। अपना आवास नष्ट हो जाने के कारण वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित थी। हालांकि ये युन ने उस बुरी ऊर्जा को दबा दिया, जिससे वह बाहर की ओर बढ़ने से रुक गई। ये बुरी शक्ति अभी अपरिपक्व अवस्था में थी, इसलिए ये युन इसे जुलोन के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। जुलोन वास्तव में शक्तिशाली था और देवताओं के रहस्यमय रक्त को अवशोषित करने के बाद उसकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन था। वह बुरी ऊर्जा अभी भी बैंगनी क्रिस्टल के नियंत्रण में थी, इसलिए ये युन की चेतना के आदेश से वह निष्क्रिय हो गई। शेन तू नानतियान का शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। शरीर से भारी मात्रा में खून और अंगों के टुकड़े निकल रहे थे। मानव योद्धाओं की दृष्टि में शेन तू नानतियान का ये शरीर अब जीवित नहीं रह सकता था। जुलोन द्वारा तीसरे इंस्पेक्टर पर किए गए एक ही घातक प्रहार ने भीड़ में दहशत पैदा कर दी। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों के दिलों में नकाबपोश व्यक्ति एक क्रूर और निर्दयी इंसान था। वह हेवनली ब्लड यूनियन का मनमौजी प्रशासक था, लेकिन अब जुलोन ने उसे तुरंत ही रास्ते से हटा दिया था। क्या जुलोन ने पहले ही ये तय कर लिया था कि नकाबपोश आदमी गद्दार है? क्या उसे गलती करने का डर नहीं था? क्या इस कचरे को आप नियंत्रित कर रहे हैं? जुलोन ने ये युन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। यह सुनकर ये युन थोड़ा हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुलोन नकाबपोश आदमी के धोखे का पता लगा लेगा, और उससे भी कम कि वह नकाबपोश आदमी को नियंत्रित कर पाएगा। जुलोन ने ताना मारते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ छिपाया है। तुम्हारी ताकत के बावजूद तीसरा इंस्पेक्टर तुम्हें जबरदस्ती आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? यही अपने आप में एक समस्या है। इसके अलावा तुम्हारे और तीसरे इंस्पेक्टर के बीच एक हल्का सा आध्यात्मिक संबंध भी है। जुलोन अत्यंत समझदार था। उसने भले ही दुष्ट ऊर्जा का पता न लगाया हो, लेकिन जब ये युन ने दुष्ट ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग किया, तो उसे थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा, और जुलोन ने इसी थोड़ी सी मात्रा का पता लगा लिया। मुझे अपने सामने कठपुतलियों से खेलने वाले लोग पसंद नहीं है, और अपने आदमियों के बीच छिपे हुए सांप से मुझे घृणा है। असली तीसरे इंस्पेक्टर को तो तुम लोग पहले ही मार चुके हो, है ना? क्या तीसरे इंस्पेक्टर को ये युन नियंत्रित कर रहा था? जुलोन के शब्दों से हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि हमेशा गंभीर और उदास रहने वाले तीसरे इंस्पेक्टर को जियांग येदाओ ने मार डाला था और उसे एक कठपुतली की तरह नियंत्रित किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को दी गई सजाओं, पुरस्कारों और आदेशों के संबंध में तीसरे इंस्पेक्टर की सभी कार्रवाइयां जियांग येदाओ की मंशा थी? ये जियांग येदाओ कौन था? उसके पास इतनी अकल्पनीय क्षमताएं कैसे थी? अध्याय 644। ये युन ने जुलोन से लड़ाई की। सीनियर ब्रदर जियांग ने हमारा पीछा करते समय तीसरे इंस्पेक्टर को अपने वश में कर लिया था। हमें लगा कि सीनियर ब्रदर जियांग तीसरे इंस्पेक्टर के आगे झुक गए हैं, लेकिन असल में तीसरा इंस्पेक्टर ही सीनियर ब्रदर जियांग की कठपुतली बन गया था। वे चीवेई को नकाबपोश व्यक्ति द्वारा उनका पीछा करने की घटना याद आ गई। पीछा करते समय नकाबपोश व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित तीव्र हत्या की मंशा नकली नहीं हो सकती थी। ये युन को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाद में उन्हें एक विशाल कक्ष में बंद कर दिया गया, जिससे उनकी इंद्रियां विच्छेदित हो गईं। इससे उन्हें बाहर की किसी भी घटना की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जब वे बाहर आए तो उन्हें खबर मिली कि ये युन ने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ये युन ने उनसे भी आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये युन ने सील के बाहर नकाबपोश व्यक्ति पर काबू पा लिया था। जियांग येदाओ के पास एक शीर्ष विशेषज्ञ को नियंत्रित करने के साधन कैसे थे? वरिष्ठ भाई जियांग लंबे समय से नकाबपोश व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्मा अनुबंध में छेड़छाड़ की होगी। इसीलिए अब वह आत्मा अनुबंध को नजरअंदाज कर सकते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि हमने जो आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वह भी नकली है। वे चीवेई और उसके साथियों को ये बात समझ आ गई और उन्होंने राहत की सांस ली। एक बार आत्मा के अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद वे उससे बच नहीं सकते थे। क्या हमें बचाने वाला व्यक्ति सीनियर ब्रदर जियांग द्वारा नियंत्रित इंस्पेक्टर हो सकता है? चू बहनों ने काले खून से लथपथ नकाबपोश आदमी के क्षत विक्षत शरीर को देखा। उस भयावह आभा को याद करते हुए वह नकाबपोश आदमी से बिल्कुल अलग नहीं था। ... तीसरे इंस्पेक्टर को एक ही झटके में मार गिराया गया, जो विनाश के रक्त को अवशोषित करने के बाद जुलोंग को प्राप्त हुई शक्ति में भारी वृद्धि को दर्शाता है। इस समय जुलोंग आकाश में मंडरा रहा था और उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और जोड़ों से चटकने की आवाजें आईं। अनजाने में ही जुलोंग की लंबाई बढ़ गई थी, जिससे वही युन से एक सिर लंबा हो गया था। उसकी भौहों के बीच से गहरे लाल रंग का खून का निशान फैल गया था, मानो नलिकाएं उसके पूरे शरीर पर गोलाकार रूप धारण कर रही हों। वह एक विशाल पर्वत की तरह दिखता था, जिसकी ओर सीधी नजर नहीं डाली जा सकती थी। वह इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली था कि उसकी आभा हर किसी को दबा देती थी। तुम्हारे उस मोहरे को मैंने निपटा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जुलोंग अचानक हिल गया। उसकी आभा सिकुड़ गई और 100 मील के दायरे में स्वर्ग पृथ्वी युआंची गड़गड़ा उठी। जुलोंग ने पलक झपकते ही 1000 फीट की दूरी तय की और ये युन पर मुक्का मारा। यह उसका पहला सार्थक हमला था। हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्यों की आंखें चमक उठी। अगर जुलोंग जियांग येदाओ को हरा देता है तो वे आसानी से डिसोलेट रेस के सदस्यों को परास्त कर सकते हैं। विस्फोट की गूंज से उनकी त्वचा सुन्न हो गई, और इससे पहले कि वे अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को समझ पाते, जुलोंग ये युन के सामने प्रकट हो चुका था।
ये बहुत तेज था। उसी क्षण ये यून के चारों ओर का स्थान सिकुड़ने लगा, जिससे एक स्थानिक पिंजरा बन गया जिसमें ये यून फंस गई। झुलॉन के पास ऐसी शक्ति थी जो ये यून ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या ये शक्ति देवताओं के रक्त से उत्पन्न हुई थी? क्लैंग! ये यून ने अपनी तलवार लहराई और उसकी सारी युवांशी शक्ति विस्फोटित हो गई। ये यून के पीछे एक काले रंग की 9 नवजात शिशु की प्रेत छवि प्रकट हुई। 9 सिरों ने आकाश की ओर दहाड़ मारी। अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट करने के बाद और ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूट को आधार बनाकर शुद्धयांग शक्तियों के संवर्धन के माध्यम से 9 नियोनिक टोटेम ने स्वयं को प्राचीन डस्ट सेबर में समाहित कर लिया और ये उनके वार से बाहर निकल गया। गर्जन! 9 नवजात शिशु दहाड़ते हुए झुलॉन की मुट्ठी से टकरा गए। इस भीषण विस्फोट में प्राचीन धूल कृपान बुरी तरह कांप उठी। प्राचीन धूल कृपान पर पड़ा दबाव इतना अधिक था कि वह उसे सहन नहीं कर सकी। ये तलवार ये यून को स्वर्गीय रक्त संघ के खजाने से मिली थी। हालांकि यह कोई अद्वितीय दिव्य हथियार नहीं था, फिर भी तियान युआन जगत में यह एक शीर्ष हथियार था। हालांकि ऐसे संकेत थे कि तलवार झुलों की अपार शक्ति का सामना करने में असमर्थ थी। काचा! झुलॉन ने प्राचीन डस्ट सेबर को पकड़ लिया। काले दस्ताने पहने हुए उसके 5 नुकीले पंजे प्राचीन डस्ट सेबर के ब्लेड की नोक पर गड़ गए। निस्संदेह काला दस्ताना एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना था जिसकी गुणवत्ता ये यून की प्राचीन धूल तलवार से कहीं अधिक थी। ZZZ! प्राचीन धूल की तलवार से धातु के मुड़ने की कई आवाजें निकली, मानो तलवार को झुलों द्वारा जबरदस्ती फाड़ दिया जाने वाला हो। इतनी ताकत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। क्या यही आपकी ताकत है? झुलॉन ने बेपरवाही से ठहाका लगाया। उसके चेहरे पर खून की लकीरें फैली होने के कारण उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक लग रही थी। तोड़ना! झुलॉन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, लेकिन उसी क्षण ये यून ने अपनी सारी युआंची को प्राचीन धूल कृपान में समाहित कर दिया, जिससे कृपान दिव्य धातु की तरह कठोर हो गई। अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए सत्य की तलवार प्राचीन डस्ट सेबर को बाहर निकाला गया। जैसे ही वह झुलॉन के काले दस्तानों पर रगड़ी गई, उससे कान फाड़ देने वाली चीख निकली। तलवार की मजबूती न केवल तलवार की सामग्री पर निर्भर करती है, बल्कि यह तलवार चलाने वाले की ताकत और तलवार के सिद्धांत में उसकी अंतर्दृष्टि पर भी निर्भर करती है। ये यून ने प्राचीन धूल तलवार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह अपनी तलवार को सुरक्षित रखते हुए पीछे हटने में कामयाब रहा। यह दृश्य देखकर झुलॉन पहले थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर उसने व्यंग्य किया। हालांकि वह प्राचीन धूल की तलवार को तोड़ने में असफल रहा, लेकिन उसकी नोक क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह तलवार ये यून की शक्ति से समर्थित थी। ये यून की शक्ति के कमजोर पड़ते ही तलवार भी टूट जाती। हालांकि ये यून ये कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि झुलॉन के शक्तिशाली हमलों के खिलाफ उसकी कृपान की शक्ति लगातार मजबूत बनी रहे। मरना! झुलॉन चिल्लाते हुए ये यून की ओर दौड़ा। उसके आगे बढ़ने के साथ ही गरजती हुई बिजली की सीटी की आवाज सुनाई दी। झुलॉन ने दूसरा मुक्का मारा, जो पहले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह था। ये यून के चारों ओर एक बार फिर से एक स्थानिक कैद ने उसे घेर लिया, जिससे वह बच नहीं सका। जैसे ही ये यून ने मुके को अपनी ओर आते देखा, उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और तलवार के साथ एक हो गया। तोड़ना! काचा! ये यून ने जबरदस्ती उस स्थानिक कारागार को चीर डाला। वह अपनी तलवार लेकर बाहर निकला और झुलॉन का मुक्का भी हवा में ही जा लगा। धमाका! जैसे कोई उल्कापिंड जमीन पर गिरता है, 100 मीटर दूर स्थित एक पहाड़ को झुलॉन के मुके से उत्पन्न झटके की लहर का सबसे अधिक प्रभाव झेलना पड़ा। 10,000 फीट ऊंचा पर्वत गरज उठा। भीषण भूकंपीय तरंग के कारण उसका मध्य भाग एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गया, जिससे वहां एक बड़ा सा मुके का निशान रह गया। इसके बाद चट्टानें लुढ़कने लगी और पहाड़ ढहने लगा, जबकि धूल का एक गुबार उठा और पूरे आकाश को ढक लिया। विशालकाय पर्वत एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप जमीन में कंपन उत्पन्न हो गया। दूर से देख रहे योद्धा ये देखकर दंग रह गए। आत्मा मकबरे का वातावरण विशेष था। यहाँ की चट्टानें करोड़ों वर्षों से इन ऊर्जा से पोषित होती रही थी, जिसके कारण यहाँ की चट्टानें बाहर की चट्टानों से कहीं अधिक कठोर थीं। हालांकि झुलॉन के एक मुके से ही ऐसी चट्टानों से बना पहाड़ ढह गया, और उसका मुक्का पहाड़ पर लगा भी नहीं। दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी थी। यदि हड़ताल का सबसे अधिक खामियाजा किसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता, तो उसका क्या अंजाम होता? शायद उसे पूरी तरह से नष्ट हो जाना कहना पर्याप्त नहीं होता। बहुत शक्तिशाली। अगर जियांग यीदाओ को मुक्का लग जाए तो नतीजा साफ होगा। यह देखकर हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों का खून खौल उठा। इतनी शक्ति का सामना कौन कर सकता था? जियांग यीदाओ क्या कर सकता था? उसके पास भले ही असाधारण प्रतिभा हो, लेकिन वह कई जन्मों का पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति से बहुत दूर था। अगर उनके पास झुलॉन जैसी ताकत होती तो ये कितनी मुक्तिदायक बात होती। यदि वे स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक में महारत हासिल कर लेते तो उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती। भले ही वे झुलॉन जितने शक्तिशाली न हो, लेकिन उनकी शक्ति का 5-10% भी उनके पास होना पर्याप्त था। अध्याय 645 टॉर्च ड्रैगन बनाम गोल्डन क्रो। तुमने मेरी अंतरिक्षीय कैद तोड़ दी। झुलॉन आसमान में ऊंचाई पर मंडराते हुए यीयून की ओर नीचे देख रहा था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यीयून उसके दूसरे मुके से बचने में कामयाब हो गया था। आप बहुत तेज हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे प्रभाव क्षेत्र में गति का कोई महत्व नहीं है। यदि आप मुझे हराना चाहते हैं तो आपको मेरे प्रभाव क्षेत्र के दबाव को सहन करने और मुझसे सीधे मुकाबला करने में सक्षम होना होगा, अन्यथा मुझे हराना असंभव है। जैसे ही झुलॉन बोला, आसपास के अंतरिक्ष में अनगिनत काली बिजली की चमक फैल गई। झुलॉन और यीयून पहले अपनी लड़ाई के लिए एक विशाल सीलबंद जादू के भीतर गिरे हुए थे, लेकिन अब जादू सिकुड़ने लगा था। जैसे जैसे जादू का दायरा कम होता गया, उसकी तीव्रता भी बढ़ती गई। धीरे धीरे यीयून को अपने आसपास का वातावरण चिपचिपा होता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंतरिक्ष में द्रव्यमान आ गया है। भारी अंतरिक्ष का प्रभाव आसपास के वातावरण में फैल गया।
जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश की किरणें जब इस अंतरिक्ष से गुजरती थीं तो विकृत हो जाती थीं। अरे ये यून आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी दृष्टि को चारों ओर फैलाया, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? झुलॉन ने अपनी बाहें फैलाते हुए उस चिपचिपे अंतरिक्ष में खुद को लीन कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अंतरिक्ष का स्वामी हो, जहां हर चीज पर उसका नियंत्रण हो। पूर्ण शून्य का अर्थ यह नहीं है कि वह पदार्थ से रहित हो। अंतरिक्ष स्वयं ऊर्जा का एक रूप है। ये जीवन को उत्पन्न कर सकता है और उस पर हावी होकर उसे नष्ट भी कर सकता है। जब यह अत्यधिक संकुचित हो जाता है तो यह विकृत हो जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह अपने भीतर सब कुछ रोक लेता है, जिससे कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता। ये स्थानिक आयाम के नियमों का एक बहुत छोटा सा पहलू मात्र है। उद्धरण चिन्ह। तियान युआन विश्व के योद्धाओं के लिए स्थानिक आयाम के नियम अत्यंत रहस्यमय थे। अंतरिक्ष और समय का वर्णन करने वाली प्रामाणिक सामग्री मिलना मुश्किल था, लेकिन आज झुलॉन की बातें सुनकर उपस्थित हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसी रहस्यमय शक्ति ने उनके खून में उबाल ला दिया। झुलॉन की शक्ति अपने आप में ही बेहद भयावह थी। उसके पास तियान युआन जगत के एक बहुमूल्य हथियार को मरोड़ने और तोड़ने की शारीरिक शक्ति थी, और वह स्थानिक आयामों के नियमों का भली भांति ज्ञाता था। वह अजयता का साक्षात उदाहरण था। यहाँ तक कि यून को भी यह स्थानिक प्रभाव क्षेत्र बेहद रहस्यमय लगा। तियान युआन विश्व योद्धाओं की तो बात ही क्या, उसके सामने अभी भी एक लंबा रास्ता था, इसलिए अपने समान ताकत वाले विशेषज्ञों से लड़ना उसके विकास में बहुत सहायक साबित हुआ। जब अंतरिक्ष पहले से ही सील है तो तुम इस बार कैसे बचोगे? झुलॉन की ऊर्जा प्रज्वलित होने लगी। उसके शरीर की सतह पर ऊर्जा भूरे रंग की लपटों के रूप में प्रकट हुई। जैसे जैसे लपटें झुलॉन के पीछे एकत्रित होती गईं, उन्होंने धीरे धीरे एक काले कुंडलित अजगर का रूप ले लिया। काले अजगर ने अपने दांत दिखाए और अपने पंजे लहराते हुए एक गहरी दहाड़ निकाली। इस काले अजगर के शल्क, पंजे और दाढ़ी इतने सजीव लग रहे थे मानो ये सचमुच का काला अजगर हो। यह एक टॉर्च ड्रैगन था, जो झुलॉन का एस्पेक्ट टोटेम भी था। झुलॉन, जिसने अपने एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान किया था, ने अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया। स्वर्ग को भस्म करने वाले ड्रैगन का नरक। झुलॉन ने मुक्का मारा और उसके पीछे मशाल ड्रैगन की प्रेत छवि उसकी मुट्ठी में समा गई। धूसर काले रंग की भयंकर आग ने आसपास के वातावरण को काले बादलों के गुच्छों की तरह घेर लिया, मानो आकाश और पृथ्वी को जलाकर राख कर दिया हो। ये यून पूरी तरह से इस प्रहार का सामना करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसके चारों ओर का वातावरण अधिक घना और घुमावदार होता जा रहा था, जिससे यून के लिए झुलॉन के हमले से बचना असंभव हो गया। ये यून दहाड़ा क्योंकि उसके पीछे मौजूद 9 नियोनेट एस्पेक्ट टोटेम उसके शरीर में समाहित हो गया, जिससे उसकी ताकत में तुरंत वृद्धि हुई। तलवार का सत्य, तलवार के साथ एकत्व। वाह! कृपान की धार ने बलपूर्वक विकृत स्थान को चीर दिया, साथ ही 100 फीट चौड़े सुनहरे झरने के समान एक कृपान किरण भेजी जो झुलॉन की मुट्ठी पर नीचे की ओर वार करती हुई गई। काचा, दो भयानक आघात तरंगों के आपस में मिल जाने से एक भीषण टक्कर हुई और एक भयंकर तूफानी धमाका हुआ। यह धमाका मुड़े हुए स्थान में संकुचित हो गया और संकुचित होने के साथ साथ इसकी शक्ति बढ़ती गई, ठीक वैसे ही जैसे किसी गुब्बारे में जबरदस्ती भरी हवा अपनी सीमा तक पहुंचने पर फट जाती है। धमाका, गोलाकार आघात तरंग के निकलने से विकृत स्थान लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये यून को ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसकी छाती पर प्रहार किया हो। उसे अपने अंगों में तीव्र दर्द महसूस हुआ और वह पीछे की ओर उड़ गया। डिंग! एक तीखी आवाज के साथ ये यून के हाथों में मौजूद कृपान के बीचों बीच नीले रंग के पाले जैसे पैटर्न उभरने लगे और फिर वह चकनाचूर हो गई। जैसे ही ये यून को उस भीषण प्रभाव का अनुभव हुआ, वह प्राचीन धूल तलवार को संरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार उसकी तलवार का जीवनकाल समाप्त हो गया। पहले मैं तुम्हारी तलवार नष्ट कर दूंगा, फिर तुम्हारी जान ले लूंगा। भयंकर तूफान में झुलॉन जोर से हंस पड़ा। उसके पीछे मशाल ड्रैगन की प्रेत छवि दहाड़ते हुए ये यून की ओर दौड़ी। टॉर्च ड्रैगन एक पौराणिक दिव्य प्राणी था जो केवल सांस लेकर मौसमी हवाएं उत्पन्न कर सकता था। झुलॉन द्वारा निर्मित टॉर्च ड्रैगन एस्पेक्ट टोटेम स्वाभाविक रूप से किसी दिव्य प्राणी के पशु चिन्ह को संघनित करने का परिणाम नहीं था, लेकिन फिर भी उसके एस्पेक्ट टोटेम में एक दिव्य प्राणी की शक्तिशाली उपस्थिति थी। जैसे ही ये यून को बिजली की लहर के झटके से पीछे हटना पड़ा, टॉर्च ड्रैगन एस्पेक्ट टोटेम उसके पीछे दौड़ पड़ा। दुर्भाग्यवश ये यून ने अभी अभी हमला किया था, जिससे उसकी युआनची बहुत कमजोर हो गई थी। इसके अलावा उसकी प्राचीन धूल की तलवार पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। काका, ये यून के पीछे का स्थान जमने लगा, जिससे उसके पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची। इससे उसके पास झुलॉन के एस्पेक्ट टोटेम का सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मरना। झुलॉन की जानलेवा मंशा चरम पर थी और उसका वार ऐसा था जिससे ये यून बिल्कुल भी बच नहीं सकती थी। जैसे ही टॉर्च ड्रैगन ने ये यून को निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोला, उसने अपने छोटे किए हुए प्राचीन डस्ट सेबर को त्यागने का फैसला किया। उसने अपनी भुजाओं को सीधा करते हुए अपनी छाती से सीधे वार का सामना किया। यह मुद्रा निस्संदेह आत्मघाती थी। ओह, क्या तुम अपने भाग्य के आगे हार मान गए? जैसे ही यह विचार सबके मन में आया, अचानक उन्हें ये यून के शरीर से एक तीखी चीख सुनाई दी। ये यून की छाती से एक लाल सुनहरे रंग का अग्निपक्षी निकला और सीधे मशाल ड्रैगन के प्रतीक की ओर दौड़ पड़ा। इस अग्निपक्षी के पंखों का फैलाव 100 फीट से भी अधिक था। यह आग जैसे पंखों से ढका हुआ था और इसके 3 पैर थे। यह एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा था। महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करने के बाद ये उनके शुद्ध यांग नियम में बहुत सुधार हुआ। इसके कारण उनके स्वर्ण कौवा पहलू टोटेम का भी पुनर्तः रूपांतरण हो गया। उसकी शक्ति पहले से बिल्कुल भिन्न थी। एक टॉर्च ड्रैगन और एक गोल्डन क्रो, 2 शक्तिशाली एस्पेक्ट टोटेम हवा में नाचने लगे और बिना किसी दिखावे के एक दूसरे से टकरा गए। बूम! यह प्रभाव युआन क्यूई तूफान के विस्फोट से कहीं अधिक था, जिसे पहले ही उसकी सीमा तक संकुचित कर दिया गया था।
इस भीषण झटके के कारण झुलॉन द्वारा स्थापित सीलबंद जादू बुरी तरह कांप उठा। यहां तक कि भयानक विस्फोट की लहरें भी उठीं, जिन्होंने जादू के एक हिस्से को चीरते हुए तेज तलवारों की तरह बाहर की ओर फैला दिया। उनकी संख्या 10 से अधिक थी और अत्यधिक संपीड़ित होने के कारण इन विस्फोट तरंगों में अकल्पनीय शक्ति समाहित थी। सावधान, किसी ने चीख कर कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि विस्फोट की लहरें बहुत तेज थीं। जिस क्षण उन्होंने उसे देखा वह क्षितिज की ओर तेजी से निकल चुका था। एक दुर्भाग्यशाली मानव योद्धा का शरीर विस्फोट की लहर से भेद गया। पुआ, उस व्यक्ति का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। उसमें से खून भी नहीं निकला क्योंकि उसका सारा खून एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ही जलकर सूख गया था। विस्फोट की लहर मानव योद्धा को भेदने के बाद भी अपनी गति नहीं खोई। जहां जहां से यह गुजरी पहाड़ों में गहरे छेद हो गए और नीचे एक चौड़ी खाई खुल गई। इसकी गति अदम्य थी। ये विस्फोट तरंगे जादू में फंसी ऊर्जा थी जो यी यून और झुलॉन के संयुक्त विस्फोट का परिणाम थी, तो एक सामान्य अभिजात वर्ग इसे कैसे सहन कर सकता था। इस दृश्य को देखकर सभी लोग भयभीत हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनके बचने का एकमात्र कारण उनकी ताकत नहीं बल्कि उनका भाग्यशाली होना था। आखिर धमाके की लहरें तो बस लगभग 1 दर्जन ही थीं। वे उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे और किसी भी धमाके की लहर के रास्ते में नहीं थे। वे निश्चित रूप से उनसे बच नहीं सकते थे और न ही उनका सामना कर सकते थे। वे तो बस टुकड़े टुकड़े हो जाते। उस सीलबंद जादू के भीतर से इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विस्फोट के समय वह एक ऐसा नरक था जहां जादू के भीतर देवताओं को भी मारा जा सकता था। अगर वे इसके अंदर होते तो निश्चित रूप से राख में बदल जाते। तो फिर जुलॉन्ग और जियांग यीदाओ के बारे में क्या? लड़ाई कैसी चल रही है? क्या जियांग यीदाओ मर चुका है? सदमे से उभरे बिना ही लोग उस सीलबंद मंत्र को देख रहे थे जिसमें करीब 1 दर्जन छेद थे। इस समय मंत्र के भीतर की ऊर्जा अभी भी अशांत थी, जिसके कारण वे चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। कुछ ऊर्जा कम होने के बाद ही वे झुलॉन की आकृति को मुश्किल से देख पाए। वह अब भी हवा में लटका हुआ था, लेकिन उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। इस समय वह अंतरिक्ष में मौजूद शुद्ध यांग ज्वालाओं के अंगारों को देख रहा था, मानो वह गहन चिंतन में डूबा हुआ हो। अचानक वह हंस पड़ा। गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम, लगता है मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। अध्याय 646, अब और छिपना नहीं। एस्पेक्ट टोटेम एक योद्धा की पहचान होती थी। हालांकि हर योद्धा का एस्पेक्ट टोटेम एक दूसरे से अलग नहीं होता था, लेकिन समान एस्पेक्ट टोटेम वाले योद्धाओं को ढूंढना आसान नहीं होता था जब तक कि वे समान साधना तकनीकों का अभ्यास न करते हो, उनका शरीर समान न हो और उन्होंने एक ही प्रकार के पशु चिन्हों को संघनित न किया हो। ये यून के पीछे का एस्पेक्ट टोटेम 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा था, जो तियान युआन जगत में एक अत्यंत दुर्लभ एस्पेक्ट टोटेम था। ये लगभग ये यून की व्यक्तिगत पहचान का पर्याय बन गया था। आज ये यून द्वारा गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम के आह्वान के कारण स्वाभाविक रूप से जुलोग ने इस बात को समझ लिया। जैसे ही ये उनकी आकृति भीड़ की नजरों में आए, प्रकाश के अव्यवस्थित धब्बे धीरे धीरे सीलबंद जादू के भीतर विलीन हो गए। वह हवा में लटका हुआ था, उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। इसके अलावा उसमें कोई बदलाव नहीं था। यहां तक कि सीलबंद जादू के भीतर हुए भीषण विस्फोट से भी ये उनको कोई चोट नहीं आई थी। झुलॉन ने ये उनको घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली, मानो वह अपनी निगाहों से ये उनको भेदने की कोशिश कर रहा हो। केवल गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम ही यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि जियांग यीदाओ ही ये यून थे, लेकिन जियांग यीदाओ एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे, इसलिए इस बारे में लगभग कोई संदेह नहीं था। जहां तक ये यून के साथ सफेद कपड़े पहने महिला की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह लिन शिंटोग ही थी। तो ये तुम दोनों हो, ये यून, लिन शिंटोग। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम दोनों ने ही उजाड़ जाति के शैतानों को बचाया। ये तो एक मजाक है। झुलॉन के शब्द हेवनली ब्लड यूनियन के कई सदस्यों के कानों में गूंज उठे, जिससे वे सभी स्तब्ध रह गए। जियांग यीदाओ ये यून थे। दरअसल उनमें से कई लोगों ने गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम को देखते ही यह संबंध स्थापित कर लिया था। झुलॉन के शब्दों ने उनकी अटकलों की पुष्टि कर दी। ये सचमुच ही यून है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एकांतवास में प्रशिक्षण ले रहे ये यून इतनी जल्दी बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद उनकी ताकत इतनी अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई। कौन जानता था कि जियांग यीदाओ ही ये यून होंगे। जियांग यीदाओ की अस्थि आयु 26 वर्ष थी, जबकि ये यून वास्तव में लगभग 22 वर्ष के हैं, जो जियांग यीदाओ से छोटे हैं। 22 वर्ष की आयु में इतनी शक्ति देखकर उसी आयु वर्ग के लोग निराश हो जाते थे। ये यून की पीठ को देखकर ही वे मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने का आत्मविश्वास खो बैठते थे। अगर वह लिन शिंटोग के साथ मिलकर काम करे तो क्या अगले 1 दशक में पूरे तियान युआन साम्राज्य में कोई ऐसा होगा जो उन्हें रोक सके? तो क्या हुआ अगर वह ताकतवर है, उसे छिपना और सहन करना नहीं आता, वह फिर भी मरेगा। अगर वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में छिपा रहता तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब उसके सामने आने के बाद मार्शल एलायंस उसे कैसे बख्श सकता है? उसे सोल टूम में अपने गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई। भले ही वह लॉर्ड झुलॉन्ग से बच निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन सोल टूम से निकलते ही खबर फैलते ही उसका अंत निश्चित है। वहां मौजूद हेवनली ब्लड यूनियन के कई सदस्य ये यून की मृत्यु की कामना कर रहे थे। ये यून को प्राचीन महान महारानी की विरासत मिलने से उनमें ईर्ष्या पैदा हो गई थी, और अब उसकी असाधारण शक्ति के कारण वह न केवल अपनी उम्र के लोगों में अजेय था, बल्कि उससे बड़ी पीढ़ी के लोग भी उसे हरा नहीं सकते थे। यदि ऐसा प्रतिभाशाली साथी जीवित रहता तो उन पर पड़ने वाले दबाव से उन्हें भारी पीड़ा उठानी पड़ती। इसके अलावा ये यून ने निर्जन जाति के सामने आत्मसमर्पण करके मानव जाति के साथ विश्वासघात किया था, जिससे उन्हें उसे दंडित करने का एक कारण मिल गया था। तो ये वही गद्दार है। मैं सोच रहा था कि कोई इंसान उजाड़ जाति के शैतानों को क्यों बचाएगा।
ऐसे व्यक्ति को मार्शल अलायंस में वापस लाया जाना चाहिए और उसकी साधना शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, फिर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके उसे मौत की सजा देनी चाहिए। उसके शव को मार्शल अलायंस की चौक पर लटकाकर जुलूस निकाला जाना चाहिए। ये यून की पहचान उजागर होने के बाद हेवनली ब्लड यूनियन के कई सदस्य ये यून को तुरंत मार डालने की कामना करने लगे। वहीं युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर रक्तचंद्र की रोशनी में लाल रंग के वस्त्र पहने जियांग शियाओरू की आंखों से आंसू बह रहे थे। यून, सच में तुम ही हो? जियांग शियाओरू ने मन ही मन बुदबुदाया। एक दशक तक अलग रहने के बाद वे अंततः चिरस्थायी अंधकार में आत्मा मकबरे में मिले, रक्तचंद्र का सामना करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर। यह एक बेहद अफसोसजनक एहसास था। जियांग शियाओरू की आंखों में आंसू देखकर लिन शिंटो को उससे सहानुभूति हुई। जब उसकी मुलाकात क्लाउड वाइल्डनेस में ही यून से हुई तो उसने क्लाउड वाइल्डनेस के वातावरण को भलीभांति समझ लिया। ये कल्पना करना संभव था कि क्लाउड वाइल्डनेस में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले भाई बहन के रूप में उनके बीच कितनी गहरी भावनाएं थीं। सुश्री शियाओरू, आपका शरीर अभी भी कमजोर है। बेहतर होगा कि आप ध्यान करें और स्वस्थ होने का प्रयास करें। ज्यादा परेशान न हो, आपको ये उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद मिस लिन। जियांग शियाओरू और लिन शिंटोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वे इससे पहले कभी नहीं मिले थे। आज उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के यून के साथ घनिष्ठ संबंध थे और सुंदरता में दोनों का कोई सानी नहीं था। ... अपनी पहचान उजागर होने की आशंका यून को पहले से ही थी। उसने कभी भी आत्मा मकबरे के भीतर अपनी पहचान छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपना रूप बदलने से परहेज करने का फैसला किया और तुरंत स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक निकाल ली। देखते ही देखते यून के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और उसका शरीर लंबा होने लगा। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगी और चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ने लगी, जिससे उसके चेहरे की बनावट और भी आकर्षक हो गई और उसकी आंखें और भी चमकदार हो गईं। महज कुछ ही सेकंड में ये यून अपने मूल रूप में लौट आया और एक असाधारण व्यक्तित्व वाले आकर्षक युवक में बदल गया। ये यून है। ये वांछित पोस्टर में छपी तस्वीर से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन कुछ फर्क है। उद्धरण चिन्ह। वांछित पोस्टर में भले ही यून के चेहरे की विशेषताओं को दर्शाया गया हो, लेकिन चित्र में कई विवरण जानबूझकर यून को बदसूरत दिखाने के लिए बनाए गए थे, जिससे वह एक घृणित व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था। लेकिन जब उन्होंने यून को व्यक्तिगत रूप से देखा और उनकी ताकत और हावभाव को उनके चेहरे की विशेषताओं से मिलाया, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी पारंपरिक नायक को देख रहे हों, पुरुषों के बीच एक अजगर को। यहाँ तक कि यून के कई दुश्मन भी यह मानने से खुद को रोक नहीं पाए कि ऐसा युवक निश्चित रूप से तियान युआन जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक था। सच में तुम ही हो? बिल्कुल सही, मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह सिर्फ तुम ही हो सकते हो। जुलोंग ने यून को देखते हुए उसके शरीर पर खून के निशान चमक उठे, मानो उसकी भौहों के बीच से खून बहकर आसपास फैल रहा हो। तुम्हें ढूंढने में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। तुम दशकों या यहाँ तक कि एक सदी तक भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एकांतवास में सुरक्षित रह सकते थे। यद्यपि लंबे समय तक एकांतवास तुम्हारे युद्ध कौशल के मार्ग में बाधा डाल सकता है, फिर भी यह अभी शक्तिहीन होकर मेरे हाथों मारे जाने से बेहतर होता। जब तुम प्रकट हुए हो तो मैं इस महान उपहार को कैसे ठुकरा सकता हूँ? आज तुम्हारा जीवन और तुम्हारी विरासत सब कुछ मेरा होगा। जैसे ही जुलोंग बोला, उसके शरीर में युआनची का प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे उसके लंबे बाल युआनची के तूफान में खड़े हो गए। उसके चारों ओर अंतरिक्ष फिर से संकुचित और विकृत होने लगा। विस्फोट की लहरों के कारण 10 से अधिक छिद्रों से क्षतिग्रस्त हो चुके सीलबंद जादू की मरम्मत हो गई और उसकी शक्ति बढ़ गई। दूर से देखने पर लोग सीलबंद जादू की सीमा को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक विशाल काले अंडे के छिलके की तरह थी और इसके भीतर की हर चीज अपने ही अज्ञात अंतरिक्ष समय में अलग थलग प्रतीत होती थी। जुलोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। काले दस्तानों के नीचे उसकी उंगलियों के जोड़ों के चटकने की आवाज गूंज उठी। मेरी मुट्ठी ने तुम्हारी तलवार तोड़ दी है, अब मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। जुलोंग द्वारा उठाए गए काले मुक्के का सामना करते हुए यून ने केवल हल्की सी मुस्कान दी। हाथ के एक झटके से उसकी हथेली में एक जंग लगी टूटी हुई तलवार प्रकट हो गई। बकवास बंद करो, अपना कदम उठाओ। अध्याय 647। ये यून की तलवार। ये यून के हाथ में जंग लगी टूटी हुई तलवार देखकर जुलोंग मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यून तलवार और कृपाण दोनों में निपुण है और उसे तीरंदाजी का भी ज्ञान है। उसे यह भी पता था कि यून के पास एक घटिया टूटी हुई तलवार थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षाओं के दौरान ये यून ने शेंतू नानुतियान को मारने के लिए उसी टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल किया था। इन सभी बातों का वर्णन स्वाभाविक रूप से उन युवा अभिजात वर्ग के लोगों ने किया था जिन्होंने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ दिया था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उपस्थित युवा अभिजात वर्ग के बीच यून की शक्ति अत्यधिक थी, इसलिए वे इसे देखकर बेहद आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि जुलोंग जैसे पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को जब उन्होंने उनका वर्णन सुना तो ये बात उल्लेखनीय नहीं लगी। पुनर्जन्म लेने वालों का कई बार पुनर्जन्म हो चुका था, इसलिए उनका अभिमान बहुत अधिक था, तो फिर कनिष्ठों के लिए उनके दिलों में भय उत्पन्न करना इतना आसान कैसे हो सकता था? तुम्हारी कृपाण मार्शल एलायंस के खजाने से ली गई थी और मेरे एक ही मुक्के से टूट चुकी है। जहां तक तुम्हारी तलवार की बात है, क्या ये तुम्हारी ही तलवार है? जुलोंग ने यून के हाथ में टूटी हुई तलवार को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह यून द्वारा निकाले गए हथियार को तुच्छ नहीं समझता। उसने पहले अनुमान लगाया था कि टूटी हुई तलवार यून ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से प्राप्त की होगी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि तलवार में कोई चमक नहीं थी और वह जंग भी खा चुकी थी। जुलोंग कई वर्षों से जीवित था, इसलिए उसे व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त था। उसे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि वह खजाने की प्राचीनता के बावजूद उसमें मौजूद असाधारणता को पहचान सकता है।
हालांकि झुलॉन को ये उनके हाथ में मौजूद तलवार पर कोई खास भरोसा नहीं था। एक अद्वितीय दिव्य हथियार अपनी चमक खो सकता है, लेकिन उस पर जंग लगना असंभव है। भले ही कोई दिव्य हथियार टूट जाए और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाए, फिर भी हथियार की सामग्री उच्च कोटि की ही रहेगी। लाखों वर्षों के बीत जाने के बावजूद ऐसी सामग्री चमकदार बनी रहनी चाहिए, इसलिए यह इतनी असहनीय रूप से खराब नहीं दिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए झुलॉन के हाथों में मौजूद काले दस्ताने का नाम स्वर्ग का दंड था। यह तियान युआन जगत से बिन एक रसातल लोक से आया था। यह इतने लंबे समय से अस्तित्व में था कि इसे भुला दिया गया था। यह रक्त चंद्रमा के इतिहास से भी कहीं अधिक पुराना था। इतने लंबे समय के दौरान भी स्वर्ग के दंड में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। जहां तक कि उनकी टूटी हुई तलवार की बात है, वह बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। तलवार की इतनी पुरानी और भयानक अवस्था को देखकर यह स्पष्ट है कि उनकी तलवार पर किसी विनाशकारी हमले का असर हुआ होगा, जिससे उसकी सामग्री नष्ट हो गई होगी और समय के साथ सहन न कर पाने के कारण उसमें जंग लग गई होगी। कोई प्राचीन खजाना कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसकी सामग्री नष्ट हो जाए तो वह कबाड़ धातु से अलग नहीं होगा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से प्राप्त एक परित्यक्त प्राचीन खजाना शायद शेंतु नानुटियन जैसे तुच्छ व्यक्ति के खिलाफ उपयोगी था। हालांकि ये निश्चित रूप से उसके सामने एक प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। उसके खिलाफ लड़ने के लिए इतने प्राचीन खजाने का इस्तेमाल करना सरासर मौत को दावत देना था। मैं तुम्हारी तलवार को तुम्हारे शरीर के साथ तोड़ दूंगा। युआन ऊर्जा युद्ध अवतार। झुलॉन के चारों ओर का विकृत स्थान एक बार फिर संकुचित हो गया, क्योंकि इसने उसके शरीर की सतह पर एक परत बना ली। गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और ऊर्जा आपस में मिलकर एक ऐसा बल क्षेत्र बनाते हैं जो झुलॉन के शरीर से मजबूती से जुड़ा रहता है। अरे ये तो उद्धरण चिन्ह। ये युन थोड़ा हैरान था। उसने झुलॉन जैसी दिव्य तकनीकें पहले कभी नहीं देखी थी। यह उस क्षेत्र से बिल्कुल अलग था जिसमें ये युन ने साधना की थी। मार्शल आर्ट के मार्ग में 3000 महान दाव थे, जिनमें नियमों के बीच कई विविधताएं थीं। बल क्षेत्र में कंपन हुआ, जिससे झुलॉन के शरीर से रेशम जैसी पतली भूरे रंग की लपटें उठने लगीं। उसकी शक्ति और आभा लगातार बढ़ती गई, जिसके परिणामस्वरूप उसमें 20% से अधिक की वृद्धि हुई। ये युन समझ गया था कि यह शक्ति वृद्धि किसी रहस्यमय तकनीक और नियमों के संयोजन के कारण हुई थी। ब्लड मून एक प्राचीन संगठन था, और वास्तव में ब्लड मून का मूल, जिसे पहली पीढ़ी का ब्लड मून कहा जाता था, उसमें केवल 3 लोग थे। वे ब्लड मून के वास्तविक निरीक्षक थे और झुलॉन उनमें से एक था। ब्लड मून के सर्वोत्तम संसाधन और साथ ही करोड़ों वर्षों से संचित सर्वोत्तम विरासत का उपयोग केवल इन तीनों ने ही किया था। अन्य लोग, चाहे वे पुनर्जन्म लेने वाले हों या इन प्रेत, केवल उनके अधीनस्थ थे जो उनकी सेवा करते थे। उदाहरण के लिए स्थानिक आयाम नियमों में झुलॉन की दक्षता अन्य किसी भी पुनर्जन्म लेने वाले से कहीं अधिक थी। इसका मुख्य कारण ये था कि झुलॉन ने पहले ही एक क्षेत्र पत्थर प्राप्त कर लिया था। एक क्षेत्र पत्थर किसी संसार की आधारशिला होता था। एक छोटे संसार का अस्तित्व एक क्षेत्र पत्थर पर आधारित होता था। यह उस छोटे संसार का केंद्र बिंदु था। झुलॉन ने एक छोटी दुनिया के दायरे के पत्थर को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे स्थानिक आयामी नियमों के बारे में उसकी समझ एक भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। ड्रैगन इंद्र ओवरलॉर्ड ब्लड। झुलॉन ने अपनी पूरी गति से मुक्का मारा, क्योंकि उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। ये युन के साथ युद्ध की शुरुआत से ही झुलॉन का हर हमला पिछले हमले से अधिक शक्तिशाली था। ये युन ने बिना किसी लापरवाही के गंभीरता से उसके हमलों का सामना किया। हाथ में टूटी हुई तलवार लिए हुए उसके मन में प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस में देखा गया वह भयानक तलवार का निशान उभर आया। मारना। ये युन ने अपनी तलवार से वार किया। उसके पीछे स्वर्ण कौवा और 9 नवजात शिशु ऊपर उड़ गए और तलवार की किरण में विलीन हो गए। तलवार की किरणें नीचे की ओर तेजी से गिरी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये युन के चारों ओर विकृत और चिपचिपी हो चुकी शून्यता टूटी हुई तलवार के उसमें से गुजरते ही चीर पड़ी और सीधे झुलॉन की मुट्ठी पर जा लगी। झुलॉन ने अपने हाथ में स्वर्ग का दंड पहना हुआ था। दस्तानों जैसी कीमती चीजों की नकल करना बेहद मुश्किल था। हेवन पनिशमेंट निस्संदेह ब्लड मून के शस्त्रागार में मौजूद सबसे बेहतरीन खजानों में से एक था। दस्ताने पहने हुए मुट्ठी एक ब्लैक होल की तरह लग रही थी, क्योंकि वह आसपास के सभी प्रकाश को सोख रही थी। ये युन की टूटी हुई तलवार की बात करें तो वह काली थी और उसमें कोई चमक नहीं थी। मैं तुम्हारी तलवार और तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। झुलॉन दहाड़ा और उसने टूटी हुई तलवार पर पहला वार किया। धमाका। विकृत अंतरिक्ष में लहरें उठने लगी। युआनची चारों दिशाओं में फैल गई। जहां भी वे टकराती, वे जमीन में बड़ी बड़ी दरारें बना देती या ऊंचे पहाड़ों को चीर देती। वहां मौजूद हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्य सदमे में पीछे हट गए थे। पिछली दर्जन भर धमाकों की लहरों के कारण, जिनमें हेवनली ब्लड यूनियन का एक सदस्य मारा गया था, वे पहले ही पीछे हट चुके थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अब मरने वालों और घायलों की संख्या कहीं अधिक होती। झुलॉन को उम्मीद थी कि उसकी मुट्ठी युन और उसकी तलवार को चीर देगी, लेकिन जब दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई तो ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने हाथ में एक जबरदस्त ताकत महसूस की। टूटी हुई तलवार अविश्वसनीय रूप से कठोर थी। चाहे कोई कीमती दस्ताना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह आखिर नर्म ही होता है। तो फिर आमने सामने की लड़ाई में वह तलवार को कैसे हरा सकता है? काचा। एक तेज चटकने की आवाज के साथ झुलॉन का चेहरा बदल गया। उसे अपने हाथ में असहनीय दर्द महसूस हुआ। टक्कर के दौरान उसकी दाहिनी उंगली के जोड़ टूट गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी योद्धा के लिए उंगली की हड्डी का टूटना एक मामूली चोट थी, क्योंकि इससे 1 या 2 दिन में उबरना संभव था। लेकिन भीषण लड़ाई में किसी को ठीक होने का समय कौन देगा? झुलॉन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके हाथ में टूटी हुई तलवार एक दिव्य तलवार थी। हालांकि तलवार में जंग लग गई थी, जो कि धातु के नष्ट हुए टुकड़ों की एक पहचान थी, फिर भी यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी?
उस क्षण जुलोंग के पास इस पर गंभीरता से विचार करने का समय नहीं था। शरीर को घुमाते हुए यी यून ने अपनी टूटी हुई तलवार से जुलोंग की गर्दन पर वार कर दिया। जैसे ही उसकी तलवार आगे बढ़ी, उसने उनके बीच के शून्य में अनंत शुद्ध यान ज्वालाओं को प्रज्वलित कर दिया। मौत को दावत देना। जुलोंग ने गुस्से से गुर्राते हुए अपना बायां हाथ हिलाया और यी यून की तलवार छीन ली। स्वर्ग के दंड का कवच धारण किए हुए कृपान या तलवार पकड़ना एक मामूली बात थी, लेकिन जब जुलोंग ने यी यून की तलवार पकड़ी तो उसकी हथेली में असहनीय दर्द हुआ। ऐसा लगा मानो तलवार उसकी हथेली को फाड़ देगी। अध्याय 648 वैकल्पिक आयाम मकबरा। ये किस तरह की तलवार है? स्वर्ग के दंड का कवच पहनने के बावजूद भी वह तलवार की तीक्ष्णता का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तलवार की तीक्ष्णता केवल उसकी भौतिक तीक्ष्णता से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह तलवार के भीतर निहित तलवार की शक्ति पर भी निर्भर करती है। कुछ प्राचीन दिव्य तलवारों की शक्ति को केवल म्यान में रखने पर ही सील किया जा सकता था। म्यान से तलवार निकालते ही उसकी एक झलक मात्र से ही किसी को चोट लग सकती थी, भले ही उसकी धार को छुआ न गया हो। यह अनाम प्राचीन तलवार कुछ इस प्रकार थी। तलवारों में सर्वोच्च स्थान रखने वाली तलवार की धार को हाथ से पकड़ना प्राचीन तलवार के प्रति घोर अपमान का कार्य था। यी यून को अपनी युआंची से शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता के बिना ही प्राचीन तलवार स्वतः ही कंपन करने लगी और उसमें समाहित तलवार की शक्ति बाहर निकल आई। स्वर्ग के दंड द्वारा अलग किए जाने के बावजूद जुलोंग की हथेली तलवार की शक्ति से कट गई। खून से लथपथ घाव बन गए और उसकी हथेली लाल हो गई। क्या जुलोंग के चेहरे के भाव बदल गए? उसका बायां हाथ अनजाने में ही तलवार से ऐसे छूट गया जैसे कोई इंसान गर्म सतह को छू रहा हो। इसी क्षण यी यून का हाथ अचानक झटके से उठा और उसने टूटी हुई तलवार को दूर खींच लिया। तलवार की धार जुलोंग की हथेली पर फिसल गई और तलवार की शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। अचानक कंपन के साथ स्वर्ग के दंड से निकलने वाली काली चमक फीकी पड़ गई। जुलोंग का बायां हाथ कांप रहा था। स्वर्ग के दंड के कारण उसके हाथ की नसें और हड्डियां सब कट गई थी। और इसी क्षण यी यून ने अपनी तलवार फिर उठाई। प्राचीन टूटी हुई तलवार पर जंग के धब्बे हल्की चमक बिखेरने लगे। ये जंग के धब्बे असल में एक प्राचीन कांस्य देवता का रक्त थे जो टूटी हुई तलवार पर लग गया था। उस प्राचीन कांस्य देवता का रक्त तलवार में समा गया था और समय बीतने के साथ साथ तलवार अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। ये जंग धातु के नष्ट होने का संकेत नहीं थी, बल्कि रक्त में समाहित अपार शक्ति और नियमों का प्रतीक थी। ये यून का वर्तमान क्षेत्र अभी भी उसमें निहित नियमों का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त था, लेकिन फिर भी यह उसके लिए तियान युआन जगत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही उसने वार किया, तलवार जुलोंग की ओर तेजी से बढ़ी। तलवार की किरणें निकली और विकृत शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही जुलोंग ने तलवार की धार को अपनी ओर आते देखा, उसने हाथ से उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसकी युआन ऊर्जा युद्ध क्षमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जिससे उसके शरीर पर काले प्रकाश का एक स्पष्ट पर्दा बन गया। उसी समय जुलोंग तेजी से पीछे हट गया। पेंग टूटी हुई तलवार जुलोंग की सुरक्षात्मक काली प्रकाश झिल्ली पर जा लगी और उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। वार से उत्पन्न उग्र तलवार की हवाओं ने जुलोंग द्वारा पहने हुए कवच को चीर डाला। जुलोंग टूटे धागे से उड़ती पतंग की तरह पीछे की ओर जा गिरा, लेकिन यी यून ने जुलोंग को कोई मौका नहीं दिया। टूटी हुई तलवार हाथ में लिए वह जुलोंग के पीछे भागा। तलवार की किरणें आगे बढ़ती ही जा रही थी और वे लगातार उस विकृत शून्य को चीरती जा रही थी जिसने यी यून की गति को सीमित कर रखा था। टूटी हुई तलवार जुलोंग से कसकर चिपकी हुई थी और हर हमला जुलोंग के गले पर वार कर रहा था। जैसे ही जुलोंग पीछे हटा, उसने अपने हाथ में हो रहे दर्द को सहन किया और मुक्का मारा। टॉर्च ड्रैगन के 9 घातक मुक्के। जुलोंग ने 9 बार मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी की ताकत हवा में ही फूट पड़ी। हालांकि अब वह उस अजीब टूटी हुई तलवार को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जुलोंग, जिसने सीधे मुकाबले में लड़ने की हिम्मत नहीं की और जिसके हाथों में चोटें थीं, उसे यी यून ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। धमाका। पीछे हटते समय जुलोंग अपने पीछे एक पहाड़ से टकरा गया, जिससे 1000 फीट ऊंचा पहाड़ चकनाचूर हो गया। जब मलबा एक अनियंत्रित तूफान की तरह चारों ओर बिखर गया, तो जुलोंग बिखरे बालों के साथ मलबे के भीतर से बाहर निकला। यी यून उसके पीछे दौड़ी और जोर से बोली, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में अगर मैं तुमसे सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करूंगी तो मेरी हार निश्चित है। अब मेरे सीधे मुकाबले के बावजूद तुम लगातार भाग रहे हो। ये बहुत उबाऊ है। ये यून ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और जुलोंग का मजाक उड़ाते हुए उसी के कहे शब्दों का इस्तेमाल किया और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ये यून इस तरीके का इस्तेमाल जुलोंग को उससे सीधे मुकाबले के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा था। टूटी हुई तलवार से विकृत स्थान को भेदने में सक्षम होने के बावजूद ये यून उस स्थानिक प्रभाव क्षेत्र में धीमा पड़ जाता था। इससे वह गोल्डन क्रो सन शिफ्ट का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाता था, जिससे उसके लिए जुलोंग को मारना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये यून के उपहास से जुलोंग के माथे पर एक नस उभर आई, लेकिन ये यून की वजह से वह अपना आपा नहीं खो बैठा। वह बहुत ही समझदार था। टूटी हुई तलवार बहुत अजीब थी। अगर वह लंबी दूरी का हथियार इस्तेमाल करता तो शायद मुकाबला कर सकता था, लेकिन स्वर्ग के दंड के साथ इस तरह के निहत्थे हथियार से उसे बहुत ज्यादा बंधन हो रहा था। जब वह हमलों को सीधे तौर पर रोक नहीं सकता था, तो वह यी यून को कैसे हरा सकता था? जुलोंग ने अपनी शर्मिंदगी को दबाया और यी यून की तलवार से बचते रहे, लेकिन हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों की नजर में यह बिल्कुल अलग मामला था। उन्होंने बस इतना देखा कि जुलोंग को यी यून दौड़ा रहा था और जुलोंग की पिटाई हो रही थी। वह दयनीय हालत में दिख रहा था। इससे हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्य आंखें फाड़कर और मुंह खोलकर देखते रह गए। उनके मन में जुलोंग अजेयता का पर्याय था। वह मार्शल एलायंस के रहस्य और अपराजेयता का प्रतीक था। लेकिन अब जिस महान व्यक्तित्व की वे पूजा करते थे, उसे यी यून जैसे कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा बुरी तरह दबाया जा रहा था।
वे यी युन से ईर्ष्या और क्रोध से भरे हुए थे और चाहते थे कि उसकी साधना शक्ति को नष्ट कर दिया जाए, फिर उसे यातना देकर मार डाला जाए और उसके शव को सबके देखने के लिए लटका दिया जाए। हालांकि जुलोंग द्वारा यी युन को अपन करने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय मानव जाति का गद्दार जुलोंग को अपन करने के बेहद करीब पहुंच गया था। कुछ कुशल मानव योद्धाओं ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि जुलोंग के मुट्ठी बांधने का तरीका अप्राकृतिक लग रहा था। इससे यह संकेत मिलता था कि जुलोंग का हाथ शायद घायल था और उसकी चोटें संभवतः काफी गंभीर थीं। यदि जुलोंग यी युन से हार जाता तो उनका क्या होता? मामले को गुप्त रखने के लिए यी युन शायद उन सभी को चुप करा देगी। इस बात के बारे में सोचते ही उनमें से कई लोग घबरा गए। कुछ लोग भागने की सोच रहे थे, लेकिन आत्मा का मकबरा पूरी तरह से बंद जगह थी। भागना कहना आसान था, करना मुश्किल। इसके अलावा लिन शिंटोग भी बगल में पहरा दे रही थी। सफेद वस्त्र पहने इस महिला की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। पेंग जब जुलोंग के लिए पीछे हटना असंभव हो गया तो उसने सीलबंद जादू की सीमा को तोड़ दिया। काली झिल्ली चकनाचूर हो गई। स्थानिक बल क्षेत्र से बाहर निकलते ही विकृत अंतरिक्ष यी युन की गति में बाधा नहीं रहेगा। तब यी युन की पीछा करने की क्षमता निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। गोल्डन क्रो सन शिफ्ट नामक चाल तकनीक के साथ जुलोंग, जो गति में निपुण नहीं था, निश्चित रूप से यी युन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अपने अंत का सामना करो। यी युन अच्छी तरह जानता था कि जुलोंग ने उसे कम आंका था और इसी वजह से उसके हाथ में ये चोटें आई थीं। और मुक्केबाज के लिए हाथ में चोट लगना उसकी युद्ध क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खो देने जैसा था। परिस्थिति का लाभ उठाना यी युन का युद्ध सिद्धांत था। तलवार की किरणें एक बार फिर प्रकट हुई और 2 फुट लंबी टूटी हुई तलवार सीधे जुलोंग के दिल में जा लगी। और ठीक इसी क्षण तलवार की गति से आगे की ओर उड़ रहे यी युन ने महसूस किया कि उनका शरीर अचानक नीचे धंस रहा है। उनके चारों ओर का अंतरिक्ष फिर से जम गया और एक प्रबल खिंचाव बल उनके शरीर को अपनी ओर खींचने लगा, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। वॉटरे यी युन का दिल बैठ गया। इस समय उसने जुलोंग के पूरे शरीर से निकलते लाल रक्त के निशानों को एक बार फिर जलते हुए देखा। उसकी आंखें अब खून से लाल थीं, मानो उसने कोई रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया हो। स्थानिक प्रतिबंधक बल इतना शक्तिशाली था कि यी युन के लिए इससे आसानी से बच निकलना असंभव हो गया। तुमने मुझे सचमुच क्रोधित कर दिया है। भले ही मुझे अपनी साधना को ठेस पहुंचानी पड़े, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने द्वारा अभ्यास किए जाने वाले स्थानिक आयाम नियमों की परम गहराई का साक्षी बनाऊंगा। वैकल्पिक आयाम का मकबरा। जुलोंग गुस्से से ऊपर की ओर उड़ गया। तभी ही उनके पीछे अचानक एक अंधेरा अंतरिक्षीय द्वार प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे खुला और उसके अंदर एक खालीपन था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाता है। अंतरिक्षीय द्वार से निकलने वाली तीव्र खिंचाव शक्ति ने यी युन को जकड़ लिया। अध्याय 649 स्थानिक आयाम का भक्षण। इस ब्रह्मांड में अनगिनत स्थानिक आयाम समाहित थे। इनमें से कुछ स्थानिक आयाम महान संसारों को जन्म दे सकते हैं, जिससे सभी प्रकार के सजीव जीवन को उनमें जीवंत रूप से विकसित होने का अवसर मिल सकता है। हालांकि कुछ स्थानिक आयाम ऐसे भी थे जो खाली और वीरान थे। इन आयामों में केवल मलबा और धूल का विशाल भंडार था। वे कब्रिस्तानों की तरह शांत थे। जुलोंग का वैकल्पिक आयाम मकबरा एक ऐसा ही निर्जीव स्थानिक आयाम था। इसे खोजने के बाद उसने इसकी स्थिति को अपने डेंटियन में अंकित कर लिया, जिससे वह स्थानिक आयाम के नियमों का उपयोग करके इस स्थान तक एक सुरंग खोल सके। किसी शत्रु को इसमें खींच लेने से शत्रु हमेशा के लिए इस वैकल्पिक आयाम में फंसा रह जाता, अनंत काल तक भटकता रहता, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। हालांकि जुलोंग के लिए अपनी क्षमताओं से इस स्थानिक सुरंग को खोलना बेहद मुश्किल था। इसके लिए उसे एक ऐसी रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंचे। ये युन के पीछे शून्य की ओर जाने वाला स्थानिक द्वार आकार में बढ़ता गया। ये किसी आदिम निर्जन जानवर के विशालकाय मुंह की तरह था, जो ये युन को निगलने के लिए खुल रहा था। ये युन को ऐसा महसूस हुआ जैसे अदृश्य ऊर्जा की असंख्य शाखाओं ने उसे जकड़ लिया हो, मानो उसका शरीर दलदल में फंस गया हो, जिससे वह आसानी से हिलडुल नहीं पा रहा था। ये कदम उद्धरण चिन्ह। ये युन का दिल बैठ गया जब उसने महान महारानी हृदय सूत्र का प्रयोग किया, जिससे उसके शरीर के भीतर शुद्ध यांग युआनची का दहन हुआ। वाह! हाथ के एक इशारे से शुद्ध यांग युआनची से बनी एक ज्वलंत रस्सी निकली। यह एक तेज तीर की तरह खाली जगह को चीरती हुई एक विशाल पर्वत के चारों ओर लिपट गई। हालांकि ऐसा करने में लगा क्षण भर का समय ही काफी था कि अत्यधिक खिंचाव के कारण जलती हुई रस्सी पहाड़ को तोड़कर अंदर घुस गई। जलती हुई रस्सी ने एक विशाल पर्वत को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। भागो भागो भागो! ये युन के शरीर से दर्जनों जलती हुई रस्सियां निकली। कुछ विशाल पहाड़ों के चारों ओर लिपट गईं, जबकि कुछ जमीन में समा गईं। हर जलती हुई रस्सी ने ये युन को प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान की। अपनी असीम शक्ति से ये युन ने वैकल्पिक आयाम की कब्र से उत्पन्न खिंचाव बल का बलपूर्वक प्रतिरोध किया। वह बड़ी मुश्किल से ही उसकी शक्ति का सामना कर पाया। जुलोंग के हमले से ये युन मन ही मन चिंतित हो गई थी। स्थानिक आयाम के नियम वास्तव में गहन और जटिल थे और इस तरह की चाल का होना आश्चर्यजनक था। वैकल्पिक आयाम की कब्र ये युन को पूरी तरह से निगलने में विफल रही और वह थोड़ा सा प्रतिरोधी घातक प्रहार के लिए काफी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जुलोंग इस बल का लंबे समय तक सामना नहीं कर सकता था। एक बार जब वह टिक नहीं पाता तो वह पूरी तरह हार जाता। दोनों पक्षों को गतिरोध में फंसा देखकर हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य घबरा गए। उन्हें डर था कि जुलोंग ये युन से हार जाएगा। दूसरी ओर जियांग शियाओरू का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने ये युन को बिना पलक झपकाए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर एक दशक बाद उससे दोबारा मिलने के बाद ये युन को कुछ हो गया तो वह कैसे जी पाएगी। और इसी क्षण दूर एक पर्वत शिखर से लिन शिंटोग ऊपर की ओर उड़ गई। हालांकि उसे विश्वास था कि ये युन जुलोंग से अधिक समय तक जीवित रह सकती है, फिर भी वह संभावना शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
वह यी यून के किसी दुर्घटना में मरने की किसी भी संभावना को नकारना चाहती थी। अगर उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती और यी यून को कोई जोरदार चोट लगती तो वह सिर्फ एक मामूली चोट होती। हालांकि अगर वह वैकल्पिक आयाम में चला जाता है तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि यी यून वापस लौट पाएगा। लिन शिंटोग ने अपनी तलवार लहराई जिससे उसके शरीर के भीतर से बर्फीले नीले रंग की युआनची ऊर्जा धुंध की तरह निकली और आसपास के वातावरण को ढक लिया। हवा में मौजूद वाष्प जम गई और उससे कई नीली पट्टियां बन गईं। लिन शिंटोग अब अपनी चाल चलने ही वाली थी। जब हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों ने लिन शिंटोग को उड़ते हुए देखा तो वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। हाँ, ये यून का अभी भी एक साथी था। हालांकि वे ये यून की तुलना में लिन शिंटोग की ताकत को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन उनके लिए यह शायद मुर्गी काटने जितना आसान होगा। जुलॉन को पहले से ही ये यून से लड़ना अपेक्षाकृत कठिन लग रहा था, इसलिए लिन शिंटोग के साथ मिलकर। भले ही लिन शिंटोग की ताकत ये यून से कम थी, लेकिन जुलॉन के लिए उनके संयुक्त प्रयासों का सामना कर पाना असंभव था। ये जानते हुए भी किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। ये कैसा मजाक है? अपनी ताकत के दम पर अगर वे लिन शिंटोग को रोकने की कोशिश करते तो वे सीधे मौत को दावत देते। तलवार की किरण चमकते ही नीले रिबन लहराने लगे। लिन शिंटोग जुलोन की ओर ऐसे उड़ी जैसे कोई परी चंद्रमा की ओर जा रही हो। यह दृश्य देखकर जुलोन के चेहरे के भाव बदल गए। स्वाभाविक रूप से इस समय वह लिन शिंटोग का विरोध करने के लिए अपनी कोई भी शक्ति नहीं लगा सकता था। उसका चेहरा तुरंत ही भयानक हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूं ही मौत के मुंह में भेज सकते हो? सपने देखना बंद करो। जुलोन के बोलते ही अचानक उसकी जीभ कट गई और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसी क्षण उसकी भौहों के बीच का वह हिस्सा जहां से उसके शरीर पर खून के निशान रिस रहे थे, लाल रंग की ज्वाला उगलने लगा। जुलोन ने अपनी रहस्यमयी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने आधार के ऊपर अपने रक्त का सार जलाया, जिससे उसकी शक्ति में तत्काल वृद्धि हुई। ओह! लिन शिंटोग की निगाहें खतरे की आशंका से सतर्क हो गईं। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जुलोन के पास इस समय भी इतना बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। जुलोन कई वर्षों से जीवित था और ब्लड मून परिवार की पहली पीढ़ी का सदस्य था। उसके पास मौजूद जीवन रक्षक गुप्त तकनीकों ने लिन शिंटोग को आश्चर्यचकित कर दिया। लिन शिंटोग ने स्वाभाविक रूप से जुलोन को अपनी अंतिम रणनीति का उपयोग करने की अनुमति देकर ये उनके जीवन को खतरे में नहीं पड़ने दिया। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसकी तलवार में समाहित हो गई हो। उसके ऊपर आकाश में अचानक तारे प्रकट हुए, जिनसे टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी। चमकीला सूर्ययान था और चंद्रमा और तारे यिन थे। तारों की शक्ति उन शक्तियों में से एक थी जिनके बारे में लिन शिंटोग ने दिव्य वनवास में रहते हुए अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। चंद्रमा के प्रभामंडल से उठती हवा तारों की तरह तल। लिन शिंटोग ने हमला किया। जब उसने वार किया तो ऐसा लगा मानो आकाश से तारों से भरी आकाशगंगा की भुजा टूट पड़ी हो और जुलों की और चांदी का झरना उमड़ पड़ा हो। लिन शिंटोग के हमले के सामने जुलों गुस्से से पागल हो गया। तुम सब मर जाओ। उसके शरीर के भीतर संकुचित स्थानिक आयाम की ऊर्जा पल भर में फट गई। ये यून के पीछे स्थित वैकल्पिक आयाम का प्रवेश द्वार अचानक विस्फोट से खुल गया। यह अंतरिक्ष का ही विस्तार था। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये यून ने वैकल्पिक आयाम से आने वाली आकर्षण शक्ति का प्रतिरोध किया था। हालांकि अब वैकल्पिक आयाम के विस्तार के साथ इसने ये यून को निगल लिया। इसका विरोध करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन स्थानिक आयाम के तेजी से विस्तार और उसे निगलने के साथ पल भर में आसपास के पहाड़, काली चट्टानें और जमीन सब गायब हो गए। उनकी जगह अथाह अंधकार छा गया। आकाश में चमकता पूरा चांद भी गायब हो गया, मानो पूरी तरह से काला हो गया हो। ओह! ये यून घबरा गया। क्या ये वैकल्पिक आयाम फैलकर उसे निगल सकता है? यह महसूस करते हुए कि वह दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है, ये यून को कोई डर नहीं लगा, बल्कि कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगर जुलोन के पास उसे दूसरी दुनिया में भेजने का ऐसा तरीका था तो उसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? भले ही किसी रहस्यमयी तकनीक का जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया हो और रक्तसार को जलाया गया हो, जुलोन शायद ऐसा करने को तैयार था अगर वह लिन शिंटोग और खुद को खत्म कर सके। हालांकि जुलोन ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल आखिरी नाजुक क्षण में किया था। या तो यह एक ऐसा हमला था जिसके कारण वे दोनों एक साथ मारे गए, या फिर इस वैकल्पिक आयाम में कोई कमजोरी थी। ये यून ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैला दिया। शिंटोग, बहन शियाओरू, स्थानिक आयाम अदम्य तरीके से बहुत तेजी से विस्तारित हो गया था। ये यून को यकीन था कि इस विशाल वैकल्पिक आयाम ने संभवतः एक बड़े क्षेत्र को निगल लिया था। अगर ऐसा होता तो लिन शिंटोग और जियांग शियाओरू भी उस वैकल्पिक आयाम में समा गई होती। ये यून को सबसे ज्यादा चिंता इन दोनों महिलाओं की थी। वे उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। सौभाग्यवश ये यून ने एक सेकंड बाद ही लिन शिंटोग की अनुभूति को भांप लिया। उस दूसरे आयाम के नियम बेहद विचित्र थे। एक दूसरे के बेहद करीब होने के बावजूद वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे और केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से ही संवाद कर सकते थे। और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अध्याय 650, नींद की भूमि। जुलोन निश्चित रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। जुलोन की स्थानिक आयाम नियमों में निपुणता वास्तव में उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के कारण वह नियमों से प्राप्त अपनी सारी समझ को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। यह एक स्थानिक आयामी भूल भुलैया है। ये यून पूरी तरह सतर्क था और अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दे रहा था। मेरी बहन कहाँ है? ये यून ने लिन शिंटोग से पूछा। आखिरकार जिस क्षण वे इस वैकल्पिक आयाम में प्रवेश कर रहे थे, लिन शिंटोग जियांग शियाओरू के सबसे करीब थी। मेरी धारणा तो हमेशा से उसका अनुसरण करती रही है, लिन शिंटोग ने कहा। चूंकि ये यून ने जियांग शियाओरू को उसके हवाले कर दिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जियांग शियाओरू के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होने देगी।
दरअसल जब वैकल्पिक आयाम ने अपने आसपास की हर चीज को निगलना शुरू कर दिया तो लिन शिंटोंग तुरंत जियांग शियाओरू की ओर उड़ गई। दरअसल वह जियांग शियाओरू के बहुत करीब थी। शिंटोंग, मेरी बहन की अच्छी तरह रक्षा करना। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से तुरंत अपनी आवाज प्रसारित की। हालांकि जियांग शियाओरू को लेकर चिंतित था और उसे डर था कि कहीं यह वैकल्पिक आयाम झुलोंग की कोई ऐसी घातक और अंतिम चाल तो नहीं है जिससे वह उसे भी अपने साथ नष्ट कर ले। फिर भी ये यून अत्यंत शांत रहा। जियांग शियाओरू की सुरक्षा लिन शिंटोंग के हाथों में थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी और न ही वह कर सकता था। उसे यह पता लगाना था कि वैकल्पिक आयाम की कमजोरी क्या है। वह वैकल्पिक आयाम अंतहीन अंधकार और खालीपन से भरा था। जैसे जैसे यी यून ने अपनी दृष्टि का विस्तार किया, उसे और भी बहुत से लोग दिखाई दिए। ये लोग या तो निर्जन जाति के सदस्य थे या स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य थे। उस समय उजाड़ जाति के योद्धा घबरा गए जब अचानक एक वैकल्पिक आयाम प्रकट हुआ। उनमें से कुछ यी यून और झुलॉन के युद्ध को लेकर चिंतित थे। कुछ तो अपनी रानी को ढूंढ रहे थे और उन्हें पुकार रहे थे ताकि जियांग शियाओरू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे हर संभव प्रयास कर सकें। दूसरी ओर स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य कुछ क्षणों की घबराहट के बाद उत्साहित हो गए। उनके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से झुलॉन का सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। यह आक्रमण अत्यंत शक्तिशाली था, जिसके कारण एक वैकल्पिक आयाम उस स्थान को निगलने लगा जहां वे मौजूद थे। यदि यी यून को इस वैकल्पिक आयाम की सबसे गहरी गहराइयों में फेंक दिया जाता, जिससे वह अपनी मृत्यु तक उसमें खो जाता, तो उसकी मृत्यु के साथ आने वाला अकेलापन निश्चित रूप से उसे सीधे मारने से कहीं अधिक दुखद होता। हालांकि ये लोग भी वैकल्पिक आयाम में थे। वे कुछ हद तक घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि वे इस अंतिम हमले में शामिल हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भी यी यून के साथ मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये लोग अपने साथियों को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगे, खासकर युवा स्वामी फैंगिंग, परी शेजी और उनके साथियों जैसे पुनर्जन्म लेने वालों को। वे मार्शल एलायंस के मुख्य सदस्य थे, इसलिए यह असंभव था कि झुलॉन द्वारा किसी रहस्यमय तकनीक का उपयोग करने पर भी उन्हें छोड़ दिया जाए। जब तक वे पुनर्जन्म लेने वालों को ढूंढकर उनका अनुसरण करते, तब तक वे वहां से निकल सकते थे। जब ये लोग सोच रहे थे, तभी अचानक उनमें से कुछ ने खुद को एक स्थानिक खिंचाव से घिरा हुआ महसूस किया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे खुद को एक स्थानिक आयामी सुरंग में खींचे हुए पाए। स्थान परिवर्तन के दौरान उन्हें चक्कर आने लगे और उनके कानों में झंझनाहट होने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। लोगों का वह समूह बेहद दयनीय हालत में जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुए इस हिंसक स्थान परिवर्तन से उत्पन्न असुविधा के कारण उन्हें सिरदर्द होने लगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे काले पत्थरों से भरी एक विशाल भूमि पर आ गए हैं। आसमान में ऊंचा लाल चांद चमक रहा था। ये जाना पहचाना दृश्य, क्या यह आत्मा का मकबरा नहीं था? क्या यही है आत्मा का मकबरा? हम वापस आ गए हैं। सोल टूम में वापस लौटे हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य बेहद खुश थे। हालांकि उन्होंने वैकल्पिक आयाम में बेहद कम समय बिताया, लेकिन उस विचित्र स्थानिक आयाम में उन्हें घेरने वाला अंतहीन अंधेरा और अकेलापन, साथ ही वापस न लौट पाने का डर अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। यंग मास्टर फैंगिंग और उनके साथियों जैसे पुनर्जन्म लेने वालों सहित अधिक से अधिक लोगों को सोल टूम में टेलीपोर्ट किया जाने लगा। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह वह स्थान नहीं था जहां यी यून ने झुलॉन्ग से युद्ध किया था। स्थान बदल गया था। वैकल्पिक आयाम में प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने के बाद उन्हें सामूहिक रूप से कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया था। यी यून कहाँ है? क्या वह गद्दार मर गया? क्या वह उस वैकल्पिक आयाम में कैद है? पुनर्जन्म लेने वालों को देखते ही स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। अगर यी यून की मृत्यु हो गई होती तो वे भी राहत की सांस ले सकते थे। फैंगिंग, शेजी और क्योंकी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें भी कुछ पता नहीं था। वे भी स्वर्गीय रक्त संघ के बाकी सदस्यों के साथ क्षण भर के लिए वैकल्पिक आयाम में खींच गए थे और फिर टेलीपोर्ट होकर वापस आ गए थे। उनमें और स्वर्गीय रक्त संघ के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं था। यी यून को निश्चित रूप से दूसरी दुनिया में कैद कर दिया गया है। भले ही वह मरा न हो, लेकिन मौत के बहुत करीब है। कम से कम उसके लिए बाहर आना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो लॉर्ड झुलॉन्ग ने अपने अंतिम हमले को सक्रिय करने के लिए अपने रक्त का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये सिर्फ हमें विशेष रूप से टेलीपोर्ट करने के लिए था? हेवनली ब्लड यूनियन के एक सदस्य ने आत्मविश्वास से कहा। जब दूसरों ने ये सुना तो उन्हें भी यह काफी तर्कसंगत लगा। लॉर्ड झुलॉन्ग के अंतिम हमले की कीमत जाहिर तौर पर मामूली नहीं थी। ये यून से इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद झुलॉन्ग को शायद ये यून की ताकत का अंदाजा हो गया था। अगर यह वैकल्पिक आयाम ये यून के खिलाफ बेकार था तो उस हमले का इस्तेमाल करने का क्या मतलब था? इस समय सोल टूम के इस क्षेत्र में और भी अधिक लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे। वे सभी हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य थे, जबकि डेसोलेट जाति के सभी सदस्यों को छांटकर अलग कर दिया गया था। इससे हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को काफी राहत मिली। ऐसा प्रतीत हुआ कि झुलॉन्ग ने सभी दुश्मनों को फंसाने के लिए एक घातक चाल चली थी और वे बच गए थे। ... इस समय वैकल्पिक आयाम में ये यून ने अपनी चेतना को सभी दिशाओं में फैलाया। उसने महसूस किया कि स्वर्गीय रक्त संघ के जिन सदस्यों के अंश उसकी चेतना ने पकड़ लिए थे, वे एक स्थानिक आयामी सुरंग में समा जाने के बाद तुरंत गायब हो गए थे। ये यून का दिल बैठ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य रक्त चंद्रमा द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित शरीर थे। वे यिन प्रेतों के लिए धन थे और ब्लैकस्टोन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य इन शरीरों को यिन प्रेतों तक पहुंचाना था। इसलिए झुलॉन्ग स्वाभाविक रूप से उन स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों को नहीं छोड़ सकता था। अब जैसे जैसे हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य धीरे धीरे गायब हो रहे थे, उन्हें संभवतः वैकल्पिक आयाम से बाहर भेजा जा रहा था और वे आत्मा की कब्र में वापस लौट रहे थे। ये यून उन्हें भागते हुए कैसे चुपचाप देख सकता था? एक विचार के साथ उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से जोड़ दिया।
दूसरी दुनिया के कोने में एक धूसर ऊर्जा हलचल मचा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई रेंगता हुआ काला सांप अंधेरे में अपनी जीभ बाहर निकाल रहा हो। ये वह दुष्ट ऊर्जा थी जिसे यी यून नियंत्रित करता था। जुलॉन द्वारा नकाबपोश व्यक्ति की हत्या के बाद शेंतु नानतियान का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और ये दुष्ट ऊर्जा चुपके से किसी की जानकारी के बिना बाहर की ओर फैल गई थी। लेकिन अब यी यून के नियंत्रण में बुरी ऊर्जा वैकल्पिक आयाम से होकर गुजर रही थी। दुष्ट ऊर्जा ने हेवनली ब्लड यूनियन के एक सदस्य के शरीर में प्रवेश कर लिया। हेवनली ब्लड यूनियन का ये सदस्य 20 वर्ष का एक मूंछों वाला युवक था। जैसे ही बुरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश की, उसका पेट ठंडा पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अगले ही पल उसने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी में उथल पुथल मच गई है। उसे स्थानिक आयाम की सुरंग में खींच लिया गया और आत्मा मकबरे के एक अन्य क्षेत्र में फेंक दिया गया। अपने चक्कर से भरे सिर को रगड़ने के बाद मूंछों वाले युवक ने चारों ओर देखा और उसने पाया कि पुनर्जन्म लेने वालों सहित स्वर्गीय रक्त संघ के कई सदस्य यहाँ एकत्रित थे। यह एक बेहद खास घाटी थी। घाटी में पत्थर के खंभे खड़े थे। हर खंभे का आधार मोटा और ऊपरी भाग पतला था। हर खंभे पर बाहर की ओर उभरे हुए लंबे गोलाकार आकृतियां थीं जो बड़े भूरे रंग के कोकून जैसी लग रही थीं। कुछ कोकून हल्के हल्के हिल भी रहे थे। इन बड़े कोकूनों के अंदर क्या था, यह अज्ञात था। मैं कहाँ हूँ? मूंछों वाले युवक ने हैरानी भरी नजर से पूछा। इस समय वैकल्पिक आयाम में यी यून, जिसने इस दृश्य को बुरी ऊर्जा के माध्यम से देखा, उसका दिल बैठ गया। तो आखिरकार इसकी शुरुआत हो ही गई। यी यून ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। रक्तचंद ने आखिरकार अपने धूर्त रूप दिखा दिए थे। वह जानता था कि यह विशेष क्षेत्र, जिसमें कई बड़े रेशम के कीड़े के खोल थे, वह भूमि थी जहां इन प्रेत सोते थे।